चलिए भाई क्लास, और देखिए ये फोन जो है ना अपने बैग में रख लो। अंजलि देखो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट करना है ना तो आप लोगों को चुप रहना पड़ेगा, और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ टॉपिक्स तेजी में खींचते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेस ज़्यादा रखेंगे क्लास की ताकि हम जल्दी कवर कर सकें। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम समय नहीं लगाएंगे, हार्डली 3 सीटिंग लगाऊंगा, ग्रेविटेशन खत्म करूँगा, ठीक है। 3 सीटिंग, आज पहली सीटिंग मान लो है। सो गाइज आप लोग मुझे बताइए, देखिए शुरुआत इस चैप्टर की ना एक थ्योरी से होती है। जो थ्योरी आई थी सबसे पहले, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर काउंट वाइज 7 हो जाएगा। पहले 8 था, किसी बुक में 8 भी होगा, पुरानी वाली बुक में। सो ग्रेविटेशन अब करने वाले हैं, और यहाँ से ना अब आप लोगों की फिजिक्स ना टिल द एंड ऑफ द 11th क्लास अब आपकी फिजिक्स बहुत नॉर्मल चलेगी। मतलब जो मुश्किल पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया, कुछ को मुश्किल लगा होगा, कुछ को आसान लगा होगा, जैसा भी लगा होगा, ठीक है। लेकिन जो भी मुश्किलात देखनी थी ना, रोटेशनल मोशन तक देखनी थी। इसके बाद फिजिक्स उतनी टफ रहती ही नहीं है 11th क्लास की, ये बात ध्यान रखिए। और 12th की वैसे भी मुश्किल नहीं है, तो जो मेहनत है ना वो ज़्यादा यहीं पर थी। लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर एंड रोटेशनल मोशन ठीक ठाक आपसे मेहनत मांगता है, वहाँ आप मेहनत कर लो। उसके बाद आप देखना यहाँ से चैप्टर अपने आप आपको ईजी लगेगा। सो ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें बच्चों, सो सबसे पहले एक थ्योरी आई थी बहुत पुराने टाइम में, जियोसेंट्रिक थ्योरी। पहले आई थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, और फिर एक थ्योरी आई थी बच्चों जिसको बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कौन बताएगा क्या थी जियोसेंट्रिक थ्योरी और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी? एक बार मुझे एनसीईआरटी बुक दिखाना। किसको पता है कि जियोसेंट्रिक थ्योरी और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या थी? जियोसेंट्रिक में जियो शब्द आपको पता है किसके लिए यूज होता है? अर्थ के लिए यूज होता है ना। तो जियो शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो अर्थ के लिए इस्तेमाल किया गया है, और हीलियो शब्द यहाँ पर सन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहली जो थ्योरी मानी गई थी ना यूनिवर्स को लेकर, वो ये मानी जा रही थी कि अर्थ जो है ना बेसिकली वो सेंटर है, और बाकी सारे प्लैनेट्स इवन द सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। बट क्या रियलिटी में ऐसा है? देखिए 1 मार्क क्वेश्चन है, बस ये 1 मार्क क्वेश्चन है कि क्या थी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, क्या थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो सबसे पहले जो आई थी वो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, जिसका ये मानना था कि अर्थ इज एक्चुअली द सेंटर एंड ऑल द बॉडीज, ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज, इस सेलेस्टियल बॉडीज में मतलब सब कुछ आ जाएगा, आपके प्लैनेट्स वगैरह, एस्ट्रॉइड्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। बट बाद में रियलिटी में पता लगा कि कौन सी थ्योरी सही है, बोलो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें सन इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। एक बोलो क्या थी जियोसेंट्रिक, बोलो क्या थी हीलियोसेंट्रिक। नाम से याद करना, जियो मतलब यहाँ पर क्या होता है, बोलो अर्थ होता है, ठीक है ना, और हीलियो मतलब यहाँ पर सन के लिए बच्चों। सो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अर्थ इज द सेंटर and all celestial bodies are revolving around the earth। जैसा आज हम सन के लिए सोच रहे हैं वैसे ही सोचते थे अर्थ को लेकर। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलो क्या होगा? Sun is at the center and all celestial bodies are revolving around the sun। तो ये नीचे वाली थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो 2 थ्योरीज के नाम याद कर लीजिए, एक जियोसेंट्रिक थ्योरी और एक बोलोगा हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक कॉपरनिकस ने दी है और एक दी है टॉलमी ने। तो जो पहले वाली थ्योरी है कॉपरनिकस की है, बाद वाली टॉलमी की है। कंफर्म कर लेते हैं कुछ इसमें एरर ना हो। सो हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है, ठीक है, ये जो बाद वाला है ये निकोलस कॉपरनिकस का है, पहले वाला टॉलमी का है, ठीक है। सो निकोलस कॉपरनिकस का सेकंड वाला थ्योरी है, वो पूछेगा नहीं, तो सेकंड वाली थ्योरी है वो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, इसने बोलो कॉपरनिकस ने, और पहले वाले किसने दी? टॉलमी ने दी है, ठीक है। टॉलमी की स्पेलिंग ये होगी बच्चों, ठीक है, पी साइलेंट होता है इसके अंदर, टॉलमी। तो ये इसमें जियोसेंट्रिक थ्योरी दी है और कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी है। सो ये तो बस आपको बस पता होना चाहिए 2 थ्योरीज के बारे में। शुरुआत इस चैप्टर की इसी पार्ट से होती है।
इसके बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉज हमें दिए गए ना प्लैनेटरी मोशंस को लेके, क्योंकि बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि प्लैनेट्स ना सन की चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं या अर्थ की तरफ घूम रहे हैं, अर्थ की चारों तरफ घूम रहे हैं। तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी कि ये बात तो मिल गई सबको कि सन की चारों तरफ बाकी सारी बॉडीज घूमती है, बट ये प्लैनेटरी मोशंस अभी भी उतने क्लियर नहीं थे। कोई कहता था कि ये घूमते हैं सर्कुलर मोशन में, कोई कहता था कि इनका फिक्स पाथ नहीं है, आज ये इस रास्ते से जा रहे हैं, कल ये किसी और रास्ते से जाएंगे। तो बहुत सारी बातें निकल के आ रही थी प्लैनेट्स को लेके कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स किस तरीके से घूमते हैं। तो जो सबसे ज्यादा डेफिनेट और बहुत बढ़िया जो लॉज दिए वो थे कैपलर्स, ठीक है। सो हमें यहाँ पर क्या पढ़ने हैं बच्चों, तीन बड़े इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ने हैं जिनको हम किस नाम से बुलाते हैं, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सब बच्चे लिख लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये आपके एग्जाम में आता है भाई, इनमें से कोई एक लॉ आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चैप्टर की शुरुआत जहां से होती है ना, समझ लीजिए वहीं से पेपर में चीजें आना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहला जो लॉ था इनका वो था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सेकंड जो इनका लॉ था वो था लॉ ऑफ एरियाज। तीसरा जो इनका लॉ है वो लॉ है पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स, दैट इज टाइम पीरियड्स ना, ठीक है। सो तीन लॉज इन्होंने दिए थे, फटाफट डिस्कस करते हैं। पहला लॉ जो था इनका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स का, किसको पता है क्या था, कोई बच्चा बता सकता है? कैपलर्स का पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या था? देखिए इनका ये कहना था कि प्लैनेट्स ना किसी भी सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते हैं, प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। अब ये सर्कुलर और इलिप्टिकल में क्या फर्क होता है? सर्कुलर कैसा होता है? मैं थोड़ा मैथमेटिकली बता, और इलिप्ट का में 2 पॉइंट से सेम होता है, 2 पॉइंट से जो डिस्टेंस इनका सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। बहुत बढ़िया। देखिए सर्कल कैसा है, आप लोगों को पता है कि एक सेंटर से एक पॉइंट से ना दूरी हमेशा सेम रहती है ना, एक पॉइंट से दूरी हमेशा बोलो क्या रहती है, सेम। ऐसा माना गया कि जो हमारे प्लैनेट्स का मोशन है ना वो सर्कुलर पाथ नहीं है, सर्कुलर पाथ नहीं है, रादर इट इज इलिप्टिकल इन नेचर। इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है बच्चों? इलिप्टिकल पाथ ना कुछ इस तरह का होता है, देखो इस तरह का होता है। इलिप्टिकल पाथ कुछ ऐसा होता है, और इस इलिप्टिकल पाथ को अगर आपको बनाना हो ना कभी, तो इसका एक तरीका होता है, अगर कभी बनाना हो, मैं सोचना होगा आप लोगों को, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग इस तरीके से एक पॉइंट मान लीजिए, यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मैं थोड़ा सा इलिप्स समझा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट है, समझ में आया वेल गुड है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग किसी और तरीके से इसको डील कर देंगे। एक ये ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है, और यूं मान के चलो जैसे कि आप लोग ना सपोज करो कि आप लोगों ने ना यहाँ पर 2 कील गाड़ दी, और उस कील गाड़ के ना यहाँ पर एक ऐसे धागा लटका दिया, इस ए पॉइंट पे कील डाली, बी पॉइंट पे कील गाड़ी, और ऐसे करके एक धागा लटका दिया, लटका सकते हैं, और उस धागे को अब ऐसे करके मैंने स्ट्रेच करके टाइट कर दिया, तो धागा कैसा दिखेगा जरा बताओ, कैसा दिखेगा बोलो? धागा ऐसा दिखेगा। अरे अगर मैंने धागे को अब ऐसे पकड़ लिया है, कैसे पकड़ा भाई? ए पे मैंने कील गाड़ी, बी पे मैंने कील गाड़ी, और यहाँ पर मैंने ऐसे धागा बांध दिया और ढीला स्लैग करके उसको, और फिर मैंने उसको ऐसे पेन से टाइट कर दिया इस पॉइंट पे। हो सकता है कि नहीं हो सकता टाइट? ये वाला पॉइंट मान लीजिए पी पॉइंट, और मैं अब उसको धागे को ना बिल्कुल ऐसे खींचता हुआ, मतलब ये टाइट ढीला नहीं पड़ने देना, ऐसे खींचता हुआ अगर मूव करूंगा तो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल ऐसा ही पाथ बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जो पाथ होता है बेसिकली, इस पाथ को बोलो क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ। और जो बात अभी मैं ने बोली कि सर इसमें होता क्या है, जैसे उसमें एक पॉइंट से दूरी ना हर पॉइंट की बिल्कुल क्या रहती है, सेम रहती है। यहाँ पर क्या सीन होता है कि जो ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, अगर इसकी दूरी मान लो अभी 6 है और ये वाली दूरी बोलो कितनी है, 4, तो टोटल सम बोलो कितना बन रहा है, 10। तो कहता है कि कहीं भी चले जाओ, आप यहाँ पर आ जाओगे तो हो क्या जाएगा जरा बताओ, यहाँ आ जाओगे तो क्या होगा बोलो, ये दूरी कितनी हो जाएगी 4, ये वाली कितनी हो जाएगी 6, तब भी 10 रहेगा सर, सब हमेशा 10 रहेगा, मतलब पी ए प्लस पी बी हमेशा बोलो क्या रहेगा, सेम। बीच में आ जाऊंगा तो 5 5 रहेगा, समझो मेरी बात को। थोड़ा सा इधर चला जाऊंगा तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन फिर ये कितना हो जाएगा बोलो, 8 हो जाएगा, लेकिन सम फिर से बोलो कितना रहेगा, 10 रहेगा। इलिप्टिकल पाथ की पहचान क्या होती है कि उसके पूरा जो रास्ता जिन पॉइंट से मिलके बना होता है ना, पूरा जो रास्ता होता है, उनकी किन्हीं 2 पॉइंट से जो सम आ रहे होते हैं, इन 2 पॉइंट से जो सम आ रहा होता है वो हमेशा बोलो क्या रहता है, सेम रहता है। पी ए प्लस पी बी, 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 हर जगह से बोलो क्या आएगा, सेम आएगा। ज्यादा आपको सोचना नहीं है इसके बारे में, थोड़ा सा मैं डिटेल में चला गया आप लोगों को मैथमेटिक्स में, लेकिन आप लोगों को बस इतना देखना है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में बताया गया कि जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में ना घूम के कैसे पाथ में घूमते हैं बोलो, इलिप्टिकल पाथ में। और जो सन है ना वो किसी एक फोकस पर सिचुएट है, इनको बुलाते हैं फोकस, इन 2 पॉइंट्स को, तो किसी एक फोकस पर सिचुएट है। इसका मतलब बताओ जरा प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, सब बच्चे तो प्लैनेट्स कैसे घूमेंगे, तो प्लैनेट्स इस तरीके से घूमेगा। और बताओ हमारा सन कहां पर होगा, बोलो सब बच्चे, सन कहां पर होगा,
क्या यहाँ पर होता सन? नहीं, यही तो गड़बड़ है, सन यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पर कहीं पर सन है। अब आप लोग देखिए जरा, ये है सन और ये बोलो क्या है हमारा, दिस इज बेसिकली प्लैनेट्स। सो प्लैनेट्स आर बेसिकली रिवॉल्विंग इन अ इलिप्टिकल पाथ, दिस इज नॉट द सर्कुलर पाथ। एक सिंपल सी बात याद कर लीजिए, सर्कुलर पाथ में प्लैनेट्स नहीं घूमते, रादर दे आर मूविंग इन अ elliptical path and the sun is situated at one of the foci. Sun is situated at one of the foci. Foci होता है कि बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट में, थोड़ा सा राइट में। इन पॉइंट्स को फोकाई बोलते हैं। अगर एलिप्स की आपको अच्छी नॉलेज है ना, तो आपको पता लगेगा इलिप्टिकल पाथ बनता है ऐसे कि दो पॉइंट पे हमने कुछ गाड़ा, उनको फोकाई बोलते हैं। ऐसे रस्सी को स्लैग करा और फिर मैंने ऐसे करके घुमा दिया पॉइंट्स। नहीं आने वाला पॉइंट समझ नहीं आया मान भाई, मैंने ये कहा कि मैं इलिप्टिकल पाथ बना कैसे सकता हूँ। मैंने इस ए पॉइंट पे कील गाड़ी, बी पॉइंट पे कील गाड़ी, मैं थोड़ा फोकस समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इस दीवार पे एक पॉइंट पे यहाँ पर कील गाड़ दूँ, क्यों नहीं यहाँ पर कील गाड़ दूँ और ऐसे करके एक रस्सी लटका दूँ। अब मैं रस्सी को ऐसे टाइट करूँगा तो ये पॉइंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और मैं उस रस्सी को टाइट कर करके ऐसे से एक पेन से ड्रॉ कर दूँ कुछ, तो इस तरह का बोलो क्या बन जाएगा, इलिप्टिकल पाथ। ये इलिप्टिकल पाथ किन दो पॉइंट्स के अलॉन्ग बना है, ए और बी के अलॉन्ग। ए और बी ये इनके फोकाइज होते हैं, फोकस बोलते हैं इनको, या फोकाई बोल लीजिए, दो बोलेंगे तो फोकाई, सिंगुलर टर्म से बोलेंगे तो फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करना है, ऐसे समझ लो उनको फोकस बोलेंगे, या फिर बस इतना समझ लो, ज्यादा कुछ करना नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाला है, प्लैनेट्स revolving around the sun in an elliptical path, in an elliptical path and sun is situated at one of the focus. focus कहाँ पर होता है बोलो, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट में या सेंटर से थोड़ा सा राइट में। इधर मान लो सन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हमारे प्लैनेट्स कभी सन के बहुत नजदीक होते हैं और कभी सन से बहुत दूर होते हैं। इसका मतलब कभी भी हमारे प्लैनेट्स की दूरी सन से फिक्स नहीं होती है। सुन लीजिए आप लोग, लेकिन ये कहेंगे कि सर बुक वालों ने तो एक चीज दे रखी है कि सन से हमारी जो दूरी है, हमें आज पढ़ाया जाता है कि सन से हमारी दूरी फलाना ठिकाना किलोमीटर से। बताते हैं आप लोगों को, कितनी बताते हैं, किसी को पता है? नहीं, 6400 बच्चों, वो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ। मैं आपको बताता हूँ कितनी दूरी है हमारी। जो दूरी है ना, डिस्टेंस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, किसी ने एवरेज शब्द बोला अभी, सही बोला है, किसने बोला है? 15 गुना में 10 की पावर 10 मीटर। और अगर मैं किलोमीटर में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? अरे 10 की पावर 3 मीटर को किलोमीटर लिख दोगे, बोलो कितना आएगा? 15 गुना में 10 की पावर 7 किलोमीटर। समझ रहे? ये हमारी दूरी बोलो कहाँ से है? सन से। लेकिन आप मुझे बताइए, आप कहेंगे सर सन से आपकी दूरी इतनी है, प्लैनेट की दूरी इतनी है, तो लेकिन कभी तो हमारा प्लैनेट दूर होता है सन से और कभी नजदीक होता है, तो फिर आपकी दूरी एक कैसे बता सकते हैं? दूरी तो कभी ज्यादा होती होगी और दूरी कभी बोलो क्या होती होगी? कम होती होगी। सब बच्चे बोर्ड पर देखें भाई, डाउट है इस बात का? तो बच्चों ये जो वैल्यू बताई गई है ना, दिस इज एक्चुअली द एवरेज डिस्टेंस, दिस इज एक्चुअली द एवरेज। का मतलब ये हो गया कि कभी हमारी दूरी इससे ज्यादा भी थी और कभी हमारी दूरी इससे कम भी थी, लेकिन एवरेजली दूरी जो हमारी बनी रहती है वो कितनी बनी रहती है बोलो? 15 गुना में 10 की पावर 7 किलोमीटर। अरे समझ नहीं आया बच्चों, ये 15 करोड़ किलोमीटर है। अरे 1 करोड़ में 7 जीरो होती है। अरे भाई ये तो बोल दिया जल्दी से, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है बेसिकली ऑन एन एवरेज। हम कहां से बोलो? सन से। समझ में आ रहा है? फिर भी सन देखो कितनी गर्मी पैदा कर सकता है। क्लियर हो रही है? इससे अंदाजा लगा सकते हो सन का टेम्परेचर कितना हाई होता है। सो गाइस, एक सिंपल सी बात हम यहां पर लिख देता हूं, बस इस लॉ को खत्म करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। क्या लिखोगे? इन एन इलिप्टिकल पाथ। कौन से पाथ में घूमते हैं बोलो? इलिप्टिकल पाथ में। एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस। वन ऑफ द फोकस क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज देयर आर टू फोकस ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ के कितने फोकस होते हैं? दो, एक ए और एक बी। फोकस क्या होते हैं वो मैंने समझा दिया आपको। जिन पॉइंट्स के अलॉन्ग ये इलिप्टिकल पाथ बनता है ना, कैसे बनता है इलिप्टिकल पाथ मैंने आपको बता दिया। दो कील गाड़िए यहाँ पर, एक रस्सी को स्लैग करिए, उस रस्सी को ऐसे टाइट करिए यहाँ से और फिर उसको खींचते हुए चले जाइए। समझ रहे हैं कैसे खींचना है? नहीं समझ में भी भाइयों अभी भी समझ में नहीं आएगा? पक्का? सो अगर इसको ऐसे खींच के बना देंगे तो इलिप्टिकल पाथ बन जाएगा। इनको फोकस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाला। बस आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ दैट इलिप्टिकल पाथ। इस इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पर बोलो क्या होता है? सन सिचुएट होता है। ठीक है भाई? शास्त्री क्या पर जान कुछ नहीं बताया अभी। पहला लॉ बताया, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये कहता है हमारे जो प्लैनेट्स है वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, रादर वो किसमें घूमते हैं बोलो? इलिप्टिकल पाथ में। और सन भी बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, सन भी इधर थोड़ा सा इधर होता है। मतलब कभी हम सन से क्या होते हैं? दूर होते हैं और कभी हम सन के बहुत नजदीक होते हैं। अरे नहीं आ रहा समझ में?
सन के कभी हम बहुत नजदीक है और कभी हम बोलो क्या है दूर। तो ये जो दूरी बताएगी ये क्या है फिर? अरे ये क्या है भाई? ये एवरेज दूरी है। क्या दूरी है बोला? कभी ज्यादा होती कभी कम होती, बट ये एवरेज डिस्टेंस बताएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो भाई, अगले लॉ पे आऊंगा मैं पक्का। चलिए नेक्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? दिस इज बेसिकली द लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज ये बहुत ज्यादा पूछ रहा था बच्चों, बहुत ज्यादा। क्या बताओगे बोलो? एनी प्लैनेट sweeps out equal area in equal interval of time during its revolution around the sun। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई आप लोग मुझे एक बात बताओ, इसका क्या कहना है वो समझो। ये कहता है इस इलिप्टिकल पाथ में कोई प्लैनेट घूम रहा है। बच्चों बोर्ड पे बातें नहीं करनी आप, बिल्कुल आप लोगों को फोकस्ड होकर पढ़ना है। अच्छा खासी वेटेज आएगी इस चैप्टर की। टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं? 7 चैप्टर आ रहे हैं ना। 70 नंबर का पेपर है। मोटा मोटा मान के चलो कि 10 नंबर का एक चैप्टर है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट 10 का नहीं आएगा। इसका मतलब ये चैप्टर्स 10 से ज्यादा वेटेज रखने वाले 12-13 नंबर के बन सकते हैं चैप्टर्स। तो अंदाजा लगा लो 2 चैप्टर पास करा सकते हैं अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो मेरी बात सुनो भाई क्लास। तो ये कैसा बात है ओए? ये कैसा बात है? एलिप्टिकल पाथ है। कैसा बात है? ऐसे फिर ऐसे। चलो सन कहां पर सिचुएट है? एक फोकस। किसी एक फोकस पे सन को रख देते हैं हम, यहां पर रखते हैं। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना। ये बना दिया हमने सन। ये क्या कहता है जो ये वाला लॉ है? ध्यान देना भाई। हमारी जो प्लेनेट है, देखना बंद करो सब बच्चे, हमारी जो प्लेनेट है बेसिकली अर्थ जो है वो कैसे करती है? एक साल यानी 365 दिन में यानी 12 महीनों के अंदर अगर यहां से चलिए तो वापस घूम के अपनी ही जगह पे आ जाएगी। अब सपोज करके चलते हैं, कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर चल रहा है ना? तो सितंबर मान लेते खत्म होने वाला, अक्टूबर महीने की बात कर लेते हैं। सो अक्टूबर में ना किसी पॉइंट पे ना अर्थ यहां पर है, समझना। या मान लेते जनवरी में यहां पर है, समझना। दूर है थोड़ा सन से, ठंड पड़ रही है, जनवरी में यहां पर, अब समझना। और मैंने इसको 3 महीने दी, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च। तो मुझे बताइए जरा इन 3 महीनों में ये जो हमारी प्लैनेट है बेसिकली कहां पहुंच जाएगी? थोड़ा सा और इधर करता हूं, मुझे बताएंगे जरा सब बच्चे। अगर जनवरी में ये प्लैनेट यहां पर है, अर्थ यहां पर है जनवरी में, तो मुझे बताओ जरा मार्च में कहां पहुंच जाएगी? अगर ऐसे रिवोल्यूशन कर रही है तो बोलो कहीं यहां पर कहीं पहुंच जाएगी? अरे यहां पर कहीं पहुंच जाएगी? समझो यार, समझ नहीं आ रहा। तो ये इस सन के अराउंड एक एरिया स्वैप कर रही है कि नहीं कर रही? कौन सा एरिया भाई? ये वाला एरिया उसने स्वीप करा कि नहीं करा? बताओ जरा। अरे नहीं आ रहा समझ में। उसने भैया जनवरी में यहाँ थी, मान लेते मार्च में यहाँ पहुंच गई, थोड़ा और ऊपर भी पहुंच सकती है, तो लेकिन कुछ ना कुछ एरिया उसके सेंटर से बोलो उसने क्या करा? स्वीप करा। जैसे कि आप लोग गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी के बाहर आप वाइपर ऐसे चलाते तो कुछ एरिया स्वीप करता है कि नहीं करता? तो ऐसे इसने भी कुछ बोलो क्या करा? एरिया स्वीप किया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। इज इट क्लियर टू योर नॉट? अब क्या कहते हैं कि इसकी कुछ स्पीड थी यहाँ पर, हाँ भाई धन्यवाद, इसकी कुछ स्पीड थी यहाँ पर जिससे वो चल रहा था और उसने कितना एरिया स्वीप किया। कहता है कि 3 महीने आप उसको कहीं भी दे दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ वाले पॉइंट पे थोड़ा आ जाते हैं, शेप से सही सी कर दूं, यहाँ की थोड़ी सी गड़बड़ सी बन रही है, ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है इस तरीके से। अब आप मुझे बताओ जरा, यही 3 महीने मैंने कहां पर दिए? इसी प्लेनेट को यहां पर। अब आप लोग लॉजिकली एक बात देखना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना और सोच समझ के एनालाइज करना इस चीज को। यहां पर है, यहां पर मान लीजिए कि मैंने ये चीज बाद में देखी कुछ अगस्त के महीने में, और फिर मैंने अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर के बाद मैंने देखा तो ये कहाँ मिलना चाहिए? तो इसका ये कहना है कि जितना एरिया यहाँ स्वैप हुआ उतना एरिया यहाँ स्वैप होगा। अच्छा, इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। आपको लग रहा है कि अर्थ की ना सन के चारों तरफ घूमने की स्पीड है और उसने मान लेते कि इतनी दूरी तय करी, देखो इतनी दूरी उसने तय करी 3 महीने में, तो आपको लगता है कि इतनी दूरी यहाँ पर भी तय करेगा? सोचो इतनी दूरी तय करवाओ, इतनी ही दूरी तय कराओ जितनी है, देखो इतनी कराता हूँ भाई, इतनी ही दूरी तय कराता हूँ। मान लो यहाँ पर लिया है मैं, ध्यान देना भाई, स्पीड आपको लगा उतनी ही है और आपको लगेगा आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहाँ पर आ गया। और मुझे बताओ एरिया स्वैप कितना होगा? अब क्या लगता है वो एरिया बराबर है कम लग रहा है?
सब बच्चे सोच समझ के जवाब देना भाई, जल्दी जवाब दो। लेकिन मैंने बोला यहाँ 3 महीने में जितना एरिया स्वैप करेगा, क्या वहां पर भी 3 महीने में उतना एरिया स्वैप कर पाएगा? लॉजिकली सोच के बताओ। सर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सर? क्योंकि यहाँ पर सन से दूरी बोलो क्या है, योग्यता ज्यादा है, तो 3 महीने में जितना चला ज्यादा एरिया स्वैप करेगा दूरी तक, और यहाँ पर 3 महीने में जितना चला कम एरिया स्वैप करेगा। बोलो है कि नहीं? लेकिन यही तो लॉ में पता लगा कि दोनों तरफ एरिया जो मिलता है वो कैसा मिलता है? बराबर। अब बराबर कैसे मिला? तो उसने यही कहा कि जब हमारी जो प्लैनेट होती है ना सन के नजदीक पहुंचती है तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और उसकी स्पीड बढ़ने से वो यहां तक नहीं पहुंचता, जितना ये चला था इतना नहीं चलता, इस बार थोड़ा ज्यादा चलता है। ज्यादा चलता है मतलब यहां पहुंच जाता है। अब बताओ बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे अब बताओ बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? कहीं ना कहीं उसने दूरी ज्यादा चली। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर दूरी ज्यादा कैसे चलती, क्या कॉन्सेप्ट है? कौन बच्चा बता सकता है? कौन बच्चा बता सकता है कि उसने नजदीक पहुंचने पर स्पीड कैसे ज्यादा कर ली? अच्छा मुझे तुम्हें एक छोटी सी बात हो, अगर स्पीड बढ़ा ले क्लास, देखो यार प्लीज बातें नहीं करनी, यहां पर अगर उसकी स्पीड v1 है तो उसने कुछ एरिया स्वैप किया, अगर उतनी ही स्पीड वहां पर रखता तो 3 महीने में क्या उतना ही एरिया स्वैप कर पाता? आप मुझे बताओ, समझे ना? अगर 3 महीने में यहां पर इसने इतना एरिया स्वैप किया तो क्या 3 महीने में उतना एरिया वहां पर स्वैप कर पाता? क्यों नहीं कर पाता? सोच के बताओ क्या रीजन है? सर नजदीक है तो एरिया तो कम ही बनेगा ना सर। अगर बिल्कुल बीचों बीच होता तो जितना एरिया वहां करता उतना एरिया वहां करता। लेकिन सर ये थोड़ा सा यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 महीने में जितना एरिया स्वैप करेगा वहां 3 महीने में उतना एरिया लॉजिकली स्वैप नहीं कर पाएगा, अगर उतनी ही स्पीड से चलेगा। बोला एग्री करते कि नहीं करते? बट हमें पता लगा कि जब वो नजदीक पहुंचता है तो वो थोड़ा तेज चलना स्टार्ट करता है। सोचो कि अगर वो तेज चलना स्टार्ट करे, इसने इतनी दूरी तय करी, यहाँ वो ज्यादा दूरी तय करे, तो बोलो वो एरिया बराबर स्वैप कर जाएगा नहीं कर जाएगा? कर सकता है कि नहीं कर सकता? यही बात पाएगी कैपलर्स ने कि अगर आपने इक्वल टाइम दिया, यहाँ भी 3 महीने वहां भी 3 महीने, तो फर्क नहीं पड़ता कि हम दूर हैं या पास है, एरिया बोलो कैसे स्वैप होगा? बिल्कुल बराबर स्वैप होगा। लॉजिक हम इसके पीछे का पढ़ लेंगे। हाँ बताओ क्या लॉजिक है इसके? ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे, एक बढ़िया लॉजिक बताया भाई। देखो जितना हम नजदीक जाएंगे हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? अरे भाई तुम याद करो, तुम लोगों को मैंने एक सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ाया था। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स बताओगे? किसी भी m मास की चीज को, किसी भी m मास की चीज को r रेडियस में v वेलोसिटी से घूमने के लिए सेंटर से एक फोर्स चाहिए होता है। बोलो कितना? बोलो mv²/r। अगर तुमने ध्यान देना भाई, दूरी कम कर ली है, अगर दूरी कम होगी तो फोर्स बोलो क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, 9th क्लास में तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, g m1 m2 बाय में क्या नहीं पता तो आज पढ़ाने वाला हूं, चिंता मत करिए। प्रिंस यहाँ पर देखो भाई, लिखो मत बिल्कुल भी। आप इतना तो सोच सकते हो ना कि अगर हमारा प्लेनेट अर्थ के नजदीक पहुंचेगा, आशीष अगर हमारा प्लेनेट अर्थ के नजदीक पहुंचेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? ये बताओ। फोर्स बढ़ेगा। अगर सेंटर से लगने वाला फोर्स बढ़ गया तो मुझे बताओ स्पीड बढ़ जाएगी घट जाएगी? सोचो, तुम किसी पत्थर को ऐसे घुमा रहे हो, तुमने फोर्स बढ़ा दिया, क्या होगा? पत्थर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो जब हमारा प्लेनेट नजदीक पहुंचता है तो उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? बढ़ जाता है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? और अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो वो नजदीक होते हुए भी बराबर एरिया बोलो क्या कर देगा? स्वैप। तो पहले तो लॉ समझना बहुत जरूरी है, इसके पीछे का लॉजिक हम बाद में पकड़ लेंगे ना। तो ये वाला जो है वो एरिया 1 है, ये वाला बोलो क्या है? एरिया 2 है। लेकिन जितना टाइम यहाँ पर दिया गया उतना ही टाइम यहाँ पर दिया गया, तो कहता है इफ टाइम अगर सेम है तो A1 किसके बराबर होगा? A2 के बराबर होगा। इन इक्वल टाइम इंटरवल A1 किसके बराबर होगा? A2। अरे नहीं आया समझ में? और ऐसा कैसे संभव हो पाए? कौन बताएगा? लॉजिक क्या है? सर इधर स्पीड v1 है और इधर स्पीड बोलो क्या है? v2। अच्छा इसका मेरे पास एक और कांसेप्ट अगर आप लोगों को याद आ जाए तो, अगर कोई चीज दूर होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो क्या होता है? ज्यादा। और जब कोई चीज नजदीक आ जाती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? कम। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, आपको वो डांसर वाला याद है जो बैले डांसर वाला मैंने आपको बताया था? बैले डांसर जब अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कुछ याद नहीं आता। जैसे ही बैले डांसर अपने हाथों को फोल्ड करती है उसकी स्पीड बोलो क्या हो जाती है? ज्यादा, क्योंकि इनर्शिया बोलो क्या हो जाता है? कम। लेकिन जैसे ही अपने हाथों को खोलती है, इधर भाई सना, जैसे हाथों को खोलती है, पैरों को इस तरह दूर करती है, एक्सिस से जैसे ही दूरी बढ़ाती है अपनी, बोलो क्या होता है? इनर्शिया बढ़ जाता है, स्पीड बोलो क्या हो जाती है? कम। तो जिस समय ये बॉडी दूर है, प्लैनेट जब सन से दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इनर्शिया ज्यादा है, उतना स्पीड नहीं गेन कर पा रहा। लेकिन जैसे ही नजदीक आया, इनर्शिया बोलो क्या हो गया? कम। स्पीड बोलो क्या हो गया? ज्यादा। ज्यादा स्पीड होते के साथ ही वो उतने ही समय में उतना ही एरिया स्वैप कर देगी जितना इसने दूरी पे करा था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इधर एक फैक्टर क्या चल रहा है? दूरी ज्यादा है इसलिए एरिया स्वैप ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर दूरी भले ही कम है लेकिन स्पीड ज्यादा है इसलिए एरिया बोलो क्या हो रहा है? बराबर स्वैप हो रहा है। नहीं है मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर मैं लाइन पढ़ा, मैं क्या लिखा? एनी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया। बच्चों, एनी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया
इन इक्वल इंटरवल ऑफ, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना जरूरी है, ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इक्वल, ये तो बाद में लिख दिया मैंने, हटा दो इसको। तो मैंने क्या पढ़ा, दोबारा बोलो, एनी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन। किसी भी प्लैनेट का सन के चारों तरफ घूमते हुए इक्वल समय में इक्वल एरिया बोलो क्या होता है, स्वैप। अगर ये 3 महीने में A1 एरिया स्वैप हो तो यहाँ पर भी 3 महीने में जो A2 एरिया स्वैप हो, A1 A2 बोलो क्या होगा, बराबर होगा। नहीं है ये बात समझ। लेकिन इसके पीछे एक बात जरूर याद रखना कि अगर यहाँ पर स्पीड V1 है बच्चों, यहाँ पर कितनी स्पीड है V1, और यहाँ पर बोलो कितनी है V2, तो V2 V1 से बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी ऐसा संभव है। और V2 V1 से क्यों ज्यादा होगा, 2-3 लॉजिक हो गए यार, बोलो। पहला लॉजिक क्या, नजदीक पहुंचने पर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने पर स्पीड बोलो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सेकंड बोलो क्या, नजदीक पहुंचने पर इनर्शिया कम हो जाएगा, इनर्शिया कम होने के साथ ही उसकी स्पीड बोलो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों लॉजिक से आप समझ सकते हैं, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, पक्का बताओ। तो मुझे दोनों लॉज एक बार जल्दी से पढ़ो, मैं अगला पेज निकाल रहा हूँ। दोनों लॉज पढ़ के बताओ, दोनों लॉज होना जल्दी से देख लो। तीसरा लॉ करेंगे, अक्षत रिसेप्शन पे वो रखे ले आओगे एक बार, रिसीवर और वो माइक जो चार्जिंग पे लगे, उठा लो उसको। बच्चों नहीं आ रहा, क्या क्या बताया अभी तक, जल्दी बोलो भाई। जियोसेंट्रिक थ्योरी डन, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी डन, उसके बाद क्या बताया बोलो, कैप्लर्स के 3 लॉस में से क्या बताया। पहले लॉ बताया कि लॉ ऑफ ऑर्बिट से हमारे प्लेनेट सर्कुलर पाथ में ना घूम के बोलो कौन से पाथ में घूमते हैं, इलिप्टिकल पाथ में, और सन बिल्कुल सेंटर में नहीं है सर, बोलो कहां पर है, एक फोकस के तरफ। क्लियर है। दूरी का मतलब हमारी जो प्लैनेट्स की दूरी होती है सन से वो फिक्स दूरी नहीं होती, बट हम एवरेज डिस्टेंस बोलते हैं उसको, कि भाई कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, लेकिन एवरेज दूरी तो होती है। वो एवरेज दूरी आप लोगों को बता दी जाती है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, पक्की बात है मानसी। सेकंड मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज बड़ा सिंपल सा भैया, ये कहता है कि जब दूरी आपकी कभी ज्यादा है और कभी कम है, तब भी अगर एरिया स्वैप करने की बात करोगे तो अगर दोनों तरफ समय बराबर है तो इक्वल टाइम में एरिया कैसा स्वैप होता है, बराबर एरिया स्वैप होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लॉजिकली बच्चे के दिमाग में डाउट आता है कि सर यहाँ पर इतनी दूरी में इतना एरिया स्वैप हो, वहां पर अगर इतनी दूरी तय करे तो बराबर एरिया स्वैप नहीं हो सकता। लेकिन बात ही तो ये कि यहाँ पर ही दूरी कम तय करता है और वहां पर ही दूरी ज्यादा तय करता है, इसलिए बराबर एरिया स्वैप कर देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात है। और क्यों करता ज्यादा वो समझा दिया। हाँ, 2 होंगे ना, हाँ, क्लियर हो गया भाई। तो लॉ ऑफ पीरियड्स पे आते हैं बच्चों। अरे समझ नहीं आ रहा क्या, जल्दी तो नहीं हो रहा, कोई खास जल्दी करा भी नहीं रहा हूं मैं। 4 तारीख को पेपर है ना आप लोगों का। अक्षत तो बैठे बैठे लगा देगा, अक्षत को जरूरत नहीं है कुर्सी की। चलो क्लास, स्वास्थ्य आए थे कोई सुनने, ध्यान दिले क्लास में। चलो नेक्स्ट, दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ पीरियड्स। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, बताइए जरा सब बच्चे, सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है, कितने दिन लगाता है अर्थ के चारों तरफ घूमने में? 113, पक्का? मेरे को कुछ रफ वैल्यू याद है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन शायद 85-84 दिन लगाता है। ठीक है। मरकरी सन के चारों तरफ घूमने में कितना समय लगाता है क्लास? गाइस, ये आपका सन है, ध्यान देना भाई, ये सन है। अच्छा, कोई प्लेनेट नजदीक है और कोई प्लेनेट बोलो क्या है, दूर है। ये देखिएगा, जितने भी मैं तुम्हें लॉज पढ़ा रहा हूं, दीज लॉज आर फॉर द प्लैनेटरी मोशंस। ऐसा मत समझिए सिर्फ अर्थ को लेके चीजें लागू होती है, सबके लिए बोलो क्या है, सेम रूल्स है। अर्थ के लिए भी, मार्स के लिए भी, और बाकी प्लैनेट्स के लिए भी। समझना मेरी बात को। अब देखिए, कोई प्लैनेट ना अर्थ के नजदीक है, कोई प्लैनेट अर्थ के नजदीक है। अगर अर्थ के नजदीक है तो वो कैसे घूम रहा होगा? सही घुमा रहा हूं? अरे देखो ना, कभी दूर है और कभी बहुत नजदीक है। और एक प्लैनेट थोड़ा सा दूर है, एक प्लैनेट थोड़ा दूर है। आपसे मेरा एक सवाल है, जरा बताना, ये भी सन के चारों तरफ घूम रहा है, किसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन। जिसे बताओ जरा, अर्थ कितना समय लेती है? 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन मान लो। तो अर्थ से पहले आता है मरकरी, सबसे पहले तो वैसे मरकरी आता है। सेकंड पे कौन आता है? विनस। फिर कौन आती है बोलो? अर्थ।
मैं लॉजिकली अगर आप लोगों से बात करूं, चलो विनस को भी बना देते हैं बीच में अगर उसकी बात हो रही है तो। सो क्लास यहां पर कहीं पर विनस है, ध्यान देना भाई क्लास, दिस इज मरकरी, दिस इज विनस एंड दिस इज, आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा समय लेता होगा अपना एक चक्कर लगाने में? अर्थ। ऑब्वियसली बात है सर, अर्थ का चक्कर सबसे बड़ा है, अर्थ थोड़ी दूर भी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है तो स्पीड भी कम होगी अर्थ की, तो कहीं ना कहीं अर्थ का जो समय होगा अपने पूरे एक्सिस के चारों पूरे इस एक चक्कर लगाने में वो ज्यादा होगा, विनस का उससे कम होगा और मरकरी का उससे कम होगा। मरकरी कहीं ना कहीं 84 से 85 दिन के अंदर पूरा एक चक्कर लगा जाती है, मतलब मरकरी पे रहने वालों का एक साल कितना होगा? 84 दिन का, जितने में आपका 3 महीने भी नहीं होते उनका एक साल हो जाता है, हालांकि कोई रहता नहीं वहां पर, लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो मरकरी का एक साल का मतलब क्या बच्चों? एक साल का मतलब है कि जैसे आप लोग अपना एक साल काउंट करते हैं वैसे बोल रहे हैं ना, तो इनका जो पूरा एक चक्कर होता है वो पूरे 365 दिन का नहीं, 84 दिन का होता है। इनका इससे थोड़ा फालतू होता है, और इसका आपको पता है कितना बोलो? पूरा एक साल है। और इससे आगे जो प्लैनेट्स आएंगे मार्स वगैरह, उनका एक साल से बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या समझ में आया तुम्हें इस बात से? तुम्हें यह समझ में आया कि सन से जितना ज्यादा दूर जा रहे हैं, हाँ भाई, सन से जितना ज्यादा दूर जा रहे हैं, एक्चुअली में जो टाइम पीरियड है वो भी उतना ज्यादा बोलो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस बात के? बोलो जितना दूरी है बोलो क्या? सन से। लेकिन ध्यान रखिएगा सन से दूरी तो फिक्स नहीं है। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मान लो आर क्या है? बोलो आर है एवरेज। आर बोलो क्या है? एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी या ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, फ्रॉम द, अगर सन से प्लेनेट की एवरेज दूरी को मैं आर से डिनोट करता हूं। किससे? बोलो आर से। आपको पता है यार एवरेज का मतलब कैसे? समझ नहीं आया क्लास की स्टार्टिंग मैंने एवरेज बोला था आप लोगों को, कभी ज्यादा होती है कभी बोलो क्या होती है? कम। खुशी यहां पर, कभी दूरी ज्यादा होती है और कभी बोलो क्या होती है? कम। लेकिन हमने क्या बोला? बोलो सबको एवरेज दूरी बताइए। और कैपिटल टी मान लो, बोलो क्या है? टाइम पीरियड। क्या है? बोलो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ओ भाई टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है जरा बताओगे? एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है बोलो वो क्या होता है? टाइम पीरियड। किसी बच्चे को कोई आपत्ति है? अब मैं एक टेबल दिखा दूं तुम लोगों को, ध्यान से देखना भाई। यहां पर मैं एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल में कुछ ऑब्जर्वेशन लेना और कुछ बड़ी जरूरी चीज आपको समझ में आएगी भाई। टेबल क्या है? यहां मैं लिखूंगा प्लेनेट का नाम, देखिए कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आप लोगों को। यहां मैं लिखने वाला हूं कितनी दूरी है, और लिखने वाला हूं इनटू में 10 की पावर 15 मीटर। समझाऊंगा मतलब क्या है इसका। यहां मैं लिखने वाला हूं टाइम पीरियड। चलिए आ जाइए। दिस इज योर मरकरी, वेनस, अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। प्लूटो कहां गया भाई? नष्ट हो गया? किसने बोला नष्ट हो गया? सना नष्ट ही कर दिया। कौन बता सकता है क्लास में कि प्लूटो कहां गया भाई? देखिए नष्ट नहीं हुआ। एक्चुअली में ना प्लैनेट्स किसी को तभी कहा जाता है, देखिए बहुत सारी बॉडीज हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, बट प्लैनेट सिर्फ 9 को दर्जा दिया गया था। दर्जा सिर्फ 9 को दिया गया भाई, यही प्लैनेट है, बाकियों को हम प्लैनेट नहीं बुलाएंगे। प्लैनेट कहने के पीछे ना कुछ खासियत होती है। क्या खासियत होती है? पहले उसकी सबसे बड़ी जो खासियत प्लैनेट होने के पीछे होती है कि जो जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है ना, हमेशा वो उसी ऑर्बिट में रहेगा, कभी भी अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ेगा। अर्थ जिस रास्ते पे आज से 500 साल पहले, 5000 साल पहले घूम रही थी ना, आज भी जो उसका रास्ता है बिल्कुल वही है। उसने रास्ता आज तक चेंज, तो वो प्लेनेट का दर्जा लेके बैठी है। प्लूटो ने क्या करा था? प्लूटो अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते ना
प्लूटो अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते नेपट्टून के ऑर्बिट में भी घुस गया भाई, ठीक है, उसने अपना पाथ चेंज कर लिया और जिसकी वजह से उसने प्लैनेट होने का दर्जा बोलो क्या कर दिया, खो दिया। उसने जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लैनेट्स के वो क्या कर दिए, खो दिए। और भी कुछ चीजें थी जो प्लैनेट्स वाली वो फॉलो नहीं कर रहा था, तो प्लैनेट से उसको हटा दिया गया, अभी भी है लेकिन उसको प्लैनेट का दर्जा अब नहीं है। नष्ट कुछ नहीं हुआ, वो नष्ट करेगा। अब सुनो क्लास प्लीज, ओ बच्चों पीछे, लवेश क्या चल रहा है भाई, इस टेबल को समझाऊंगा फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मैंने क्या समझाया, ठीक है। देखते हैं, पहला है मरकरी, ये क्या बता रहा है भाई, आर बता रहा है। आर मतलब क्या बोलो, अंकित लिख मत, शिवम। मरकरी की एवरेज दूरी बता रहा है सन से, तो बताओ मरकरी की एवरेज दूरी सन से कितनी है, बोलो 5.79 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अरे समझो इस वैल्यूज को, याद नहीं करनी है किसी को, लेकिन समझो कि टेबल कहने क्या चाह रहा है कि मरकरी कितना दूर है, बोलो 5.79 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 15 लिखवाया मैंने इसमें, दस होगा बच्चों, गलती से 15 लिख दिया मैंने, 10 होएगा ये, 15 नहीं है, 10 की पावर 10 मीटर। चलो भाई क्लास प्लीज मुझे बताओ जरा, मरकरी प्लैनेट की दूरी कितनी है, बोलो कौन बच्चा इसको किलोमीटर में बताएगा। 5.79 इंटू 10 की पावर, बस एक आध समझाने के लिए बता रहा हूं, सब बच्चे बताओ मरकरी यहां से कितनी दूर है, मरकरी मतलब यहां से नहीं सॉरी सन से कितनी दूर है मरकरी, तो बताओगे जरा। इसको लगभग 6 मान लो, तो बोलोगे 6 करोड़ किलोमीटर। कितना बोलो, 6 करोड़ किलोमीटर। लेकिन वहीं अगर आप बात करो विनस की दूरी, तो विनस कितना है भाई सब बच्चे, हाँ भाई विनस बोलो भाई 10.8 गुना में 10 की पावर 10, बस हमें एक दो को समझ के याद आ जाएगा हमें, 10.8 गुना में 10 की पावर 7 किलोमीटर, लगभग 11 करोड़ किलोमीटर। 11, अरे भैया 10 की पावर 7 का मतलब करोड़ ही होता है, और 10.8 को आप 11 बोल सकते हो। तो बताओ जरा सन से विनस कितनी दूरी पे है, सन से विनस कितनी दूरी पे, 11 करोड़ किलोमीटर। और मरकरी बताओ कितना है, 6 करोड़ किलोमीटर। बताओ अर्थ कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। अरे अर्थ दूर हो गया ना भैया। ये बताओ कितना, बोलो 23 करोड़ किलोमीटर। ये बोलो कितना, 78 करोड़ किलोमीटर। ये और ज्यादा दूर, ये और ज्यादा और ये और ज्यादा। अरे नहीं आ रहा समझ में यार, क्लियर हो गया। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए भाई, जो जितना ज्यादा दूर होता चला गया उसका जो टाइम पीरियड है, बताओ अर्थ का टाइम पीरियड बोलो कितना है, ईयर में दिया हुआ है, अर्थ का बोलो कितना है 1 ईयर, इसका बोलो कितना है, इसका इससे कम है 0.6 का मतलब कितना होता है, अरे आधे से थोड़ा ज्यादा है यार, इतना मैथमेटिक्स लगा लो ना, 0.5 का मतलब आधा होता है, 0.6 का मतलब आधे से थोड़ा, मतलब कि लगभग 7-8 महीने में ना विनस चक्कर लगा लेता है एक पूरा, और इसका सिर्फ 0.24 है। 0.24 का मतलब समझते हो, अरे एक साल का चौथा हिस्सा, लगभग 3 महीने हो गए, लगभग कितने हो गए, 3 महीने से भी थोड़ा कम ही है बेसिकली, इसीलिए बोल रहा था 84 दिन। अरे नहीं आ रहा समझ में। तो ये कितनी देर में चक्कर लगाता बोलो सब बच्चे, मरकरी कितने टाइम में चक्कर लगा लेता अपना, एक 0.24 ईयर्स में। 0.24 मतलब एक साल भी पूरा नहीं लेता, हमने सारी बातें एक साल में करी यानी 365 दिन के हिसाब से। ये कितना लेता है बोलो 0.6 ईयर्स, ये कितना लेता है बोलो 1 ईयर, ये कितना लेता है बोलो 1.88 ईयर, ये बोलो 11.9 ईयर्स, मतलब कि जुपिटर अपना एक चक्कर लगाने में लगभग 12 साल लेता है। अरे नहीं आया समझ में। और बताओ जरा, आपकी जीते जी नेपट्टून ना एक चक्कर भी लगा पाएगा, 165 साल लेता है वो चक्कर लगाने में। इससे तुम्हें क्या समझ में आता है कि जितना ज्यादा दूर जाता है प्लेनेट उतना ज्यादा उसका बोलो क्या बढ़ता है, टाइम पीरियड। और इसके पीछे लॉजिकल कॉन्सेप्ट है भैया, ज्यादा दूरी मतलब ज्यादा बड़ा सर्कम्फ्रेंस। अरे रेडियस बड़ा तो 2 पाई आर भी तो क्या होगा, बड़ा होगा, और ज्यादा बड़ी दूरी तो समय भी बोलो कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी, इन्होंने क्या नोटिस करा, जरा मुझे तुम सब बच्चे बताओ भाई, क्या तुम लोगों को दो वैल्यूज समझ में आ गई? इन दो वैल्यूज में किसी को डाउट है? बताओ पहले वाली वैल्यूज क्या बता रही है, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द गिवन प्लैनेट फ्रॉम द सन, एंड द सेकंड थिंग इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस प्लैनेट अराउंड द सन। अब ये क्या पाते हैं कि हाँ, टाइम पीरियड और आर एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में, मतलब जितना ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा बोलो क्या होगा, टाइम पीरियड। मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि टी जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट बच्चों ऐसा एग्जैक्टली था नहीं, मतलब डायरेक्टली तो थे बट डायरेक्टली सिर्फ इसको नहीं कहते, डायरेक्टली किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो इनका रिलेशन ये था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और मैं बताऊंगा इसका मतलब, चिंता मत करिए। प्रोपोर्शनैलिटी के बाद एक कांस्टेंट आया, प्रोपोर्शनैलिटी के बाद एक कांस्टेंट आया, टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, के टाइम्स ऑफ आर क्यूब। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, तो मैं समझा देता हूं। आप जरा यहां पर देखो, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्लास प्रिंस बातें नहीं बदले प्लीज बता रहा हूं ये चीज देखो। आपने क्या देखा कि जब भी मैंने यहां पर टाइम पीरियड का स्क्वायर करा, मान लो इसका स्क्वायर करना, घर पे कर लेना, इसका स्क्वायर करना और इसका क्यूब करना, इसका स्क्वायर करना और इसका, और दोनों को डिवाइड कर देना, तो एक वैल्यू आएगी क्वेश्चन क्यू जिसे हम बोल रहे हैं, और वो कितनी आई बोलो 2.95। कितनी आई बोलो? फिर सेकंड प्लेनेट के लिए भी मैंने यही करा, टी का स्क्वायर करा और आर क्यूब से डिवाइड करा, टी का स्क्वायर करा और आर क्यूब से
कितना आंसर आया बोलो 3। फिर मैंने क्या करा बोलो, इसका स्क्वायर करा, डिवाइड करा इसके आर क्यूब से, बोलो कितना आया बोलो 2.96। आपने कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, सारी वैल्यूज क्या है, ये सारी वैल्यूज लगभग 3 है, सारी वैल्यूज बोलो क्या है लगभग। इसका मतलब किसी भी प्लैनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में उसकी दूरी का क्यूब, उसकी दूरी का एक कांस्टेंट वैल्यू लेता है 3। एक कांस्टेंट वैल्यू क्या लेता है बोलो, देख लो सबका 3 आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब है ये एक कांस्टेंट है। ये बोलो क्या है, क्यों ऐसा है भाई, ये रेशियो कांस्टेंट कैसे रह सकती है, क्योंकि जैसे जैसे प्लेनेट का ये बढ़ता है ना, वैसे वैसे प्लेनेट का ये वाला वैल्यू बढ़ता है। अरे ये दूरी बढ़ती है तो बोलो क्या बढ़ता है, टीबी। और मैथमेटिक्स कहती है कि अगर न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है तो रेशियो बोलो क्या हो सकता है, कांस्टेंट। करके देख लो ना, एक ये 15 है, ये 5 है, रेशियो 3 है। थोड़ी देर में इसको 20 कर दो, या मान लो कि ये 18 हो जाए और ये 6 हो जाए, रेशियो कितनी होगी 3। इसको 7 कर दो, ये 21 कर दो, रेशियो कितनी 3, तो रेशियो बराबर रहेगी। ये भी बढ़ा और वो भी बढ़ा तो रेशियो बोलो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अरे समझ नहीं आया सर, नहीं आया समझ में। तो एक्चुअली में जो रिलेशन है ना वो क्या बनता है कि टी स्क्वायर बाय में आर क्यूब, आयुष नहीं आया समझ में, टी स्क्वायर बाय में जो आर क्यूब है ना वो किसके बराबर है बोलो, कांस्टेंट के बराबर है। किसके बराबर बोलो, आपको लगता है ऐसा तो आप इसको हटा दीजिए। आप लोग क्या लिखिए, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब फॉर एनी प्लैनेट वी ऑब्जर्व कि जो उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर है डिवाइड बाय में जो उसका आर क्यूब है उसकी वैल्यू बोलो क्या आती है, फिक्स वैल्यू आती है, बोलो कितनी 3 आती है। इसके चारों तरफ ही नो प्लैनेट तो मान लो है ही, मान लो कोई दूसरी बॉडी भी घूमेगी ना तो भी एक बात पक्की है, बोलो क्या बात पक्की है, बोलो क्या बात पक्की है, उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर डिवाइड बाय में उसकी दूरी का क्यूब, बोलो क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा बोलो, तो यहां ध्यान रख लिएगा टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब बोलो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू में कांस्टेंट को अगर मैं के मान लूं तो बोलो कितना आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो क्या, के टाइम्स ऑफ आर क्यूब, के टाइम्स ऑफ। अरे नहीं आया समझ में यार। और ये दोनों आमने सामने का मतलब बोलो क्या है, जब आर बढ़ता है किसी प्लेनेट का तो टी भी बोलो उसका क्या होता है ज्यादा। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा बोलो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। जितना ज्यादा दूर होगा प्लेनेट उतना ज्यादा उसका बोलो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। है डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन वो डायरेक्ट रिलेशन स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में, मतलब टी और आर ऐसे कांस्टेंट रेशियो में नहीं आ रहे थे। कौन कांस्टेंट रेशियो में आ रहे थे, टी स्क्वायर अपॉन में क्या आर क्यूब। ये हर प्लेनेट के लिए ऐसे ही चल रहा था। तो वी कैन से दैट कि जब भी मैं किसी प्लेनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर करूंगा डिवाइड में बोलो क्या करूंगा आर क्यूब, एक वैल्यू फिक्स आएगी 3, तो इसका मतलब टी क्यूब टी स्क्वायर बाय में आर क्यूब बोलो क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब टी स्क्वायर है बच्चों के टाइम्स ऑफ आर क्यूब। समझ नहीं आया। अब मान लो कि कोई तुम्हें बोलेगा, ध्यान सुनना बच्चों, कोई तुम्हें बोलेगा एक फलाना कोई प्लेनेट है वो घूम रहा है, उसका तुम्हें क्या दे देगा बोलो, आर दे देगा। क्या दे देगा बोलो, आर मतलब दूरी दे देगा। बोलेगा उसका टाइम पीरियड बताओ। आशु इधर, तो प्लेनेट बोल दिया, बोला भाई उसकी दूरी तुम्हें बता रहा हूं एवरेज दूरी, तुम उसका टाइम पीरियड बताओ। अब तुम कहोगे हमने तो एक बात पढ़ी हुई है, सर ने पढ़ाई है ये वाली, कि किसी भी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है डिवाइड बाय में जो आर क्यूब है वो तो फिक्स 3 आता है। वो तो फिक्स कितना आता है बोलो 3। तो अगर तुम मुझे आर दोगे और मुझे के पता है फिक्स है भैया 3 है, तो मैं टाइम पीरियड निकाल लूंगा, नहीं निकाल लूंगा। ऐसे ही चलता है रिलेशन, बस यही है। तो इसका बच्चों क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन जल्दी से लिखिएगा भाई। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो बस कैपलर्स लॉ खत्म होने वाले, लास्ट है कैपलर्स लॉ के बारे में। बच्चों बोर्ड पे भाई तुम लोगों को मौका चाहिए बस बात करने का। क्वेश्चन सुनो क्या है, बताओगे क्वेश्चन क्या है। एक प्लेनेट है वो कितनी दूर है बोलो, 100 गुना ज्यादा दूरी पे है सन से, जितनी दूरी पे कौन है बोलो, अर्थ है सन से। मतलब अर्थ जितनी भी दूरी पे है उससे कितनी दूरी पे ज्यादा बोलो, 100 गुना ज्यादा दूर है। 100 गुना, अरे नहीं आ रही मेरी बात समझ में। अर्थ जितना भी दूर है
अर्थ जितना भी दूर है, वो प्लैनेट कितना दूर है बोलो, प्लैनेट अर्थ की दूरी से बोलो कितना, सन से जितनी अर्थ की दूरी है उससे भी 100 गुना ज्यादा दूरी पे है। तो मुझे तुम सब बच्चे एक बात बताओ, अगर अर्थ के लिए आप लोग ये बोलोगे फॉर अर्थ, बच्चों फॉर अर्थ, उसका जो टाइम पीरियड होता है बोलो कितना होता है, 1 ईयर। कितना होता है बोलो, उसका जो RE है जो भी है कितना होता है, वैसे 15 करोड़ किलोमीटर होता है। आप कहेंगे सर दिया तो नहीं हुआ, देने की जरूरत भी नहीं है, यहां पर इस क्वेश्चन में समझाता हूं कैसे। RE कुछ भी है भाई, आप मुझे बताओ फॉर प्लैनेट क्या होगा क्लास, फॉर प्लैनेट क्या होगा, उस प्लैनेट का मुझसे टाइम पीरियड पूछा है, मुझे बताओ जरा उसकी दूरी कितनी होगी, कौन बताएगा, उसकी RP कितनी होगी प्लैनेट की, बोलो 100 टाइम्स ऑफ RE। अरे देखो ना, समझ नहीं आ रहा सर, वो प्लैनेट कितना दूर है सन से, बोलो जितनी अर्थ की दूरी है उससे 100 गुना ज्यादा दूर है। तो अर्थ की दूरी अगर RE है तो प्लैनेट की दूरी बोलो कितनी होगी, 100 गुना ऑफ RE। अब जरा बताओ इसके जरिए मैं कैसे करूंगा, सब बच्चे मुझे बताओ TE बराबर क्या होगा, TE का स्क्वायर बराबर क्या होगा, KRE का क्यूब, और मुझे बताओ इसका क्या होगा, TP का स्क्वायर बराबर में क्या, KRP का क्यूब। के अरे नहीं आ रहा समझ में, क्या निकालना है, TP निकालना है, दोनों को डिवाइड करो, बोलो कितना आएगा, TP स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या, TE स्क्वायर, KRP क्यूब अपॉन में बोलो क्या। अरे भैया नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, बोलो क्या होगा, कैसे के, बोलो क्या आया, TP बाय में T का स्क्वायर, बोलो कितना आया, RP बाय में का क्यूब। जरा मुझे बताना RP कितना है, बोलो 100 टाइम्स ऑफ RE, 100 टाइम्स ऑफ डिवाइड बाय बोलो कितना आया, RE का क्यूब, और ये कितना आ गया TP, अर्थ का टाइम पीरियड बोलो कितना है 1, इसका स्क्वायर बोलो कितना आ गया, TP स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, सब बच्चे बताओ भाई, RE से RE बोलो कितना आ गया, 10 की पावर 6 हो जाएगा, 10 की पावर, समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों को, बोलो TP कितना आ गया, प्लैनेट्स का कितना आ गया, 10 की पावर 3, 10 की पावर, तो मतलब कितने साल आ गया, 1000 साल, कितने साल आ गया बोलो, इसका मतलब उस प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है बोलो कितना है, बोलो 1000 साल है। नहीं आया ना समझ में, नहीं आया समझ में, दोबारा बता देता हूं, एक प्लैनेट अर्थ के कंपैरेटिवली 100 गुना ज्यादा दूरी पे सिचुएट है, तो अगर अर्थ की दूरी RE है तो उस प्लैनेट की दूरी बोलो कितनी होगी, 100 RE होगी कि नहीं होगी, नहीं आ रहा समझ, ये बात तो समझ में आ गई। अगर उसका टाइम पीरियड 1 साल है तो फिर इसका टाइम पीरियड कितना होगा, सवाल यही है बस, उसका टाइम पीरियड 1 साल है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, सबको पता है ना अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, इसके लिए एग्जामिनर देगी अर्थ का टाइम पीरियड 1 साल होता है, तुम्हें पता होना चाहिए अर्थ का टाइम पीरियड 1 साल है, प्लैनेट का पूछ रहा है, प्लैनेट की दूरी बता दी भाई। तो मैंने कहा भैया अर्थ के लिए मैं बोलूंगा TE का स्क्वायर K टाइम्स होगा RE के स्क्वायर के, और TP का स्क्वायर K टाइम्स होगा RP के स्क्वायर के। आपको पता है K सबके लिए सेम होता है, K सबके लिए बोलो क्या होता है, सभी प्लैनेट्स का T स्क्वायर अपॉन R क्यूब क्या आता है, बोलो सेम आता है, तो सबका ये K सेम है। मैंने यहां से रेशियो निकाला दोनों का, दोनों को मैंने फॉर्मूले में रिलेट करा। अरे नहीं आ रहा समझ में, रिलेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सर RP एग्जैक्ट दिया ही नहीं हुआ, RP एग्जैक्ट दिया ही नहीं हुआ, RP किसकी टर्म्स में दिया हुआ है, RE की टर्म्स में, तो मुझे फॉर्मूले में अर्थ की भी दूरी को लेके आना पड़ेगा। कैसे, मैंने इसके फॉर्मूले को इससे डिवाइड करा, K से K कट गया, TP का स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, बोलो TE का स्क्वायर, और बराबर में RP अपॉन में RE का स्क्वायर। RP की वैल्यू कितनी है बोलो 100 RE, 100 RE से RE गया, TE की वैल्यू 1 है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ 1 है, TP का स्क्वायर आ गया बोलो 100 की पावर 3 कितना आएगा, 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 10 की पावर 3, मतलब कितना आएगा 1000 साल। अगर दूरी 100 गुना ज्यादा है तो टाइम पीरियड 1000 गुना ज्यादा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ। अच्छा एक क्वेश्चन करके बताना, सॉल्व भले ही ना कर पाओ लेकिन ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, पूरा सॉल्व मत करना लेकिन मुझे लास्ट तक दिखा दो कि लास्ट तक ये कर दोगे सर। क्वेश्चन सुनो भाई, क्लास लिखो, अ Saturn year is 29.5 times the Earth year। क्या मतलब है इसका, कौन बताएगा इसका क्या मतलब है, किसी को नहीं आता ना, अरे भाई पहली लाइन का मतलब बताओ, चलो नहीं बताओगे तो मैं पूछ लेता हूं मुझसे। अंकित पहली लाइन का मतलब बता क्या है, अ सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर, क्या मतलब है सर, एग्जैक्टली अगर अर्थ 1 साल लेता है पूरा चक्कर लगाने में तो सैटर्न का 1 साल कितना बड़ा है बोलो, पूरा जो टाइम पीरियड है 29.5 ईयर्स है, मतलब 29.5 साल के अंदर वो एक चक्कर लगाता है, मतलब उसका टाइम पीरियड 29.5 ईयर्स है, अर्थ का टाइम पीरियड बोलो कितना है 1 ईयर है।
फिर कह रहा है अगर अर्थ की दूरी इतनी है, अर्थ की दूरी आपको इतनी पढ़ाई गई है, तो कह रहा है अगर अर्थ की दूरी इतनी है तो बताइए सैटर्न की दूरी कितनी होगी। तो क्या क्या दे दिया जरा बताओगे, क्या क्या दे दिया सब बच्चे बताना एक बार, क्या क्या दे दिया। सर मुझे पता है सैटर्न के बारे में अगर बात करोगे क्लास, फॉर सैटर्न और बोलो क्या फॉर अर्थ, जरा बताना सैटर्न का जो टाइम पीरियड है कितना है बोलो, या तो 29.5 टाइम्स एक तो टी का 29.5 टाइम्स, या तुम्हें पता ही है यार टी तो 1 ईयर होता है, सीधा ही कर दो इसको, बोलो कितना 29.5 ईयर्स। चलो मुझे बताओ जरा इसका जो दूरी है वो कितना है, सर यही तो निकालना है, यही तो, लिखो मत यार लिखो मत, समझो पहले, यही तो निकालना है। और बोलो जरा ये कितना आएगा, ये कितना आएगा बोलो, अर्थ की दूरी कितनी आएगी, सर दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो बताओ जरा कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे, कौन बच्चा बताएगा कैसे करना है। अरे यार 4 में से 3 चीजें दी हुई है, कुछ कह रहे 4 कैसे सर, अरे यार दोनों की जब ये चीजें लिखोगे कैसे के कट जाना है, और कितने पैरामीटर्स बचते हैं 4, दोनों के टाइम पीरियड्स और दोनों की दूरी। हाँ भाई लविश, इन रेशियोज के अंदर 4 पैरामीटर्स है, दोनों के टाइम पीरियड्स और दोनों की बोलो क्या दूरी। उन 4 पैरामीटर्स में 3 पैरामीटर्स गिवन है, अर्थ का टाइम पीरियड, सैटर्न का टाइम पीरियड, अर्थ की दूरी, सैटर्न की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो मैं कैसे करूंगा जरा बताना। सैटर्न के लिए बोलोगे ts स्क्वायर बराबर क्या होगा, k rs का क्यूब। इसके लिए बोलो क्या बोलोगे, t स्क्वायर बराबर क्या आएगा, k re का क्यूब। अरे नहीं आ रहा समझ में सर, नहीं आया। अब मुझे बताना जरा रेशियो कैसे करोगे, सब बच्चों रेशियो कैसे करोगे, ts का स्क्वायर अपॉन में t का स्क्वायर बराबर में k rs का क्यूब अपॉन में बोलो क्या k re का क्यूब। थोड़ा सा मुश्किल है ये क्वेश्चन, मुश्किल मतलब कैलकुलेशन मुश्किल है बस इसकी, वैसे मुश्किल नहीं है। कैसे क्या हो जाएगा हर बार कैंसिल। सैटर्न का टाइम पीरियड बोलो कितना 29.5 का स्क्वायर, नीचे बोलो क्या 1 का स्क्वायर, ऊपर बोलो क्या सर निकालना है, नीचे बोलो क्या 1.5 इंटू 10 की पावर बोलो क्या। हो सकता है मतलब वैसे ना कर पाए लेकिन कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। मेरा भी यहां पर मेन मकसद है कि आपको पहले समझ में आ जाए क्या चीज बन रही है। बोलो 29.5 का स्क्वायर कुछ भी आएगा, अरे भाई 29.5 का स्क्वायर कुछ तो आएगा, 1.5 का क्यूब भी कुछ ना कुछ आएगा, और ये बोलो कितना आएगा 10 की पावर कितना आएगा 24 बराबर बोलो क्या आएगा आर एस क्यूब। क्या आएगा बोलो आर एस क्यूब। अब तुम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके उसको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बोलो क्यूब रूट, तो आर एस आ जाएगा। तो जनरली मैं बताता हूं क्वेश्चन 2 प्रकार के हैं। हाँ भाई मानसी क्वेश्चन 2 प्रकार के हैं, या तो टाइम पीरियड पूछते हैं या बोलो क्या पूछता है दूरी पूछता है टाइम पीरियड्स देखिए। लेकिन ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछता क्योंकि इसमें ना क्यूब रूट निकालना पड़ता है और इन क्वेश्चंस का क्यूब रूट बहुत मुश्किल है बिना कैलकुलेटर के। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पाएंगे एग्जाम के अंदर, मतलब 99% केसेस के अंदर वो टाइम पीरियड वाली बात करेगा बिकॉज यहां पर ये चीज सॉल्व हो जाएगी। होगी कितने सॉल्व देखो एक बार देखते ही साथी, बट यहाँ थोड़ा सा बोलो क्या है कॉम्प्लिकेट है, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट इतना आसानी से नहीं निकलेगा, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो कोई भी टीचर जनरली ये वाला नहीं देता है, लेकिन घर पे तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, क्लास में तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अरे नहीं आ रही मेरी बात समझ में, तो मुझे बताओ जरा इन क्वेश्चंस का इस्तेमाल कैसे करने वाला है, इस टॉपिक का इस्तेमाल कैसे करने वाला है। सर 2 प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन देगा, कितनी की बोलो 2 की, बोल देगा एक का टाइम पीरियड उससे इतने गुना है, एक का दूरी उससे इतने गुना है। तो आपको ना दोनों का या तो आर का रिलेशन मिल गया या बोलो किसका मिल गया टी का रिलेशन मिल गया। और फिर तुम दोनों की इक्वेशन देख के उसके लिए भी इसके लिए भी, क्योंकि तुम जानते हो कि हर प्लैनेट का टी स्क्वायर के टाइम्स होगा बोलो किससे बोलो आर क्यूब से। के टाइम्स होगा बोलो किससे, क्योंकि सर ये हर प्लैनेट के लिए लागू होता है कि उसका टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब का वैल्यू फिक्स आता है बोलो कितना 3। इसके बाद टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या होता है कांस्टेंट, यानी टी स्क्वायर जो होता है कुछ के गुना होता है बोलो किससे आर क्यूब से। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हर प्लैनेट के लिए लागू होता है सर ये चीज। तो इस प्लैनेट के लिए भी उस प्लैनेट के लिए भी दोनों को डिवाइड कर देंगे, कैसे क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब या तो टी की वैल्यूज दी होंगी आर निकालने को बोलेगा, या आर की वैल्यूज दी होंगी टी निकालने को बोलेगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ। तो तीसरे वाला ही लॉ ऐसा है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो भाई फटाफट से। तो जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। जल्दी बोलो भाई सब बच्चे, शुरुआत से एक बार सब बच्चे लिखना बंद कर दो, जल्दी बोलना। 5 चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। जियोसेंट्रिक थ्योरी बोलो क्या है, जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है सर। जियोसेंट्रिक थ्योरी में अर्थ इज सपोज टू बी एट द सेंटर, अर्थ को माना गया वो सेंटर में, नॉट द सेलेस्टियल बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, एंड दिस इज गिवन बाय द टॉलमी। किसने दिया था बोलो टॉलमी ने। फिर आई थी बच्चों हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में बोला गया सन इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड ये थी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, दी गई थी कोपरनिकस ने। किसने दी थी बोलो। तो हो गया भैया, ये तो 2 तो हो गए। कैप्लर्स के लॉज में आ जाओ फटाफट से, मैं पेज नहीं पलटूंगा, आप लोग खुद ही बताना। लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलो क्या है सब बच्चे, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है। All planets are revolving around the sun in an elliptical path and the sun is situated at one of the foci। किसी एक फोकस पर सन सिचुएट है, इलेप्टिकल पाथ में घूमेगा और सन सेंटर में नहीं होता। सन सेंटर में नहीं होता, कहां पर होता है बोलो किसी एक फोकस पे होता है। इसका मतलब कभी हम सन से दूर होते हैं, कभी सन के नजदीक होते हैं, लेकिन जो दूरी हमें बताएगी वो कौन सी दूरी है बोलो एवरेज दूरी है।
क्लियर होता है कि नहीं होता? अरे नहीं आ रहा समझ में। इसके बाद क्या बोला गया कि जो प्लैनेट्स जब सन के चारों तरफ घूमते हैं तो इक्वल टाइम में ना इक्वल एरिया स्वैप करते हैं। यहाँ 3 महीने में जितना एरिया स्वैप करा वहां भी 3 महीने में उतना एरिया स्वैप करेंगे। यहाँ पर 5 महीने दोगे तो जितना एरिया स्वैप करेंगे वहां भी 5 महीने में उतना एरिया स्वैप करेंगे। मन में ही डाउट हो सकता है कि वहां पर इतना एरिया स्वैप कैसे कर देंगे, बल्कि नजदीक है। तो वहां जाने पर स्पीड बोलो क्या हो जाती है, ज्यादा स्पीड की वजह से वो इक्वल एरिया स्वैप कर देते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? पक्की बात है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये मैंने देखे हुए हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चन है, ऐसे बोल दिया यहाँ पर v1 स्पीड है, वहां पर v2 स्पीड है, कहेगा बताओ जरा स्पीड कहां पर ज्यादा है, तो यहां पर ज्यादा है। एरिया कहां पर ज्यादा है, एरिया बराबर है सर। टाइम कहां पर ज्यादा है, बराबर है सर। टाइम बराबर है, एरिया बराबर है, स्पीड यहां पर ज्यादा है। अरे नहीं आई बात समझ में? फोर्स कहां ज्यादा है, फोर्स यहां ज्यादा है सर। अरे नहीं आया समझ में? पक्का ना? सारी बातों के जवाब हमारे पास हैं, हम लोग डायग्राम देख के बोल पाएंगे कहां पर क्या ज्यादा है, कहां पर क्या कम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेन बात याद रखेंगे कि जब भी कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है तो इक्वल इंटरवल में वो किसी भी जगह पर इक्वल ही एरिया बोलो क्या करेगा, स्वैप करेगा। यहां भी इसको 3 महीने बीच में दोगे तो इक्वल ही एरिया स्वैप करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद तुम लोगों ने क्या समझा कि हमारे हर प्लेनेट की, हमारे हर प्लेनेट की भले ही दूरी फिक्स नहीं होती सन से, लेकिन एक एवरेज डिस्टेंस जरूर होता है। वो एवरेज डिस्टेंस मैंने यहां पर लिखे, उन सबका बोलो क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। और मैंने पाया कि जब एवरेज दूरी ज्यादा होती है तो टाइम पीरियड भी बोलो क्या होता है, ज्यादा ही होता है। और मैंने पाया कि जो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है ना, इसका रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, हर एक के लिए 3 ही आता है। इसका मतलब किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर अपॉन में उसकी दूरी का क्यूब एक फिक्स वैल्यू लेता है, जिसको मैंने कांस्टेंट बोल दिया के। तो टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, के आर क्यूब। क्या आएगा बोलो, के आर क्यूब। हायर द आर हायर द टी, हायर द आर हायर द टी। किसी प्लेनेट की जितनी ज्यादा दूरी उतना ज्यादा टाइम पीरियड। और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा दिए, इन 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो मुझे फटाफट से बोलो तीनों लॉस क्लियर है कि नहीं? पक्का? खत्म करें इसको, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, इस टॉपिक को खत्म कर लो, ठीक है? बैक पैक करने लग जाओ। कोई डाउट है? 2 मिनट ब्रेक ले लो, फिर शुरू करूंगा मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? हाँ ठीक है, 6:20 से शुरू करूंगा, चिंता मत करो। अक्षत नहीं है समझ में? अरे किसी को डाउट भी है क्या देवांग? इजी है नहीं तो यही मुश्किल लग रहा है क्या? ये तो कंपैरेटिवली आसान लग रहा होगा। आसान ही है ये बिल्कुल। तुम थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट बना लो अपना। क्या हो गया? हाँ? कितने चैप्टर आसान है? नहीं नहीं यार, कैलकुलेटर का क्या रोल है आसान होने से? आसान होने से कैलकुलेटर का कोई रोल नहीं। तुम किसी बच्चे ने चैप्टर नहीं पढ़ा, उसको कैलकुलेटर दे दो, क्या कर लेगा? उसको पता नहीं फॉर्मूला क्या लगना है, कॉन्सेप्ट क्या लगना है। नोट कर रहे हो? हाँ लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड
भाई एक बार पढ़ लेना इसको, एक बार पढ़ लो, स्टेटमेंट पढ़ लो बस। According to this law, the square of the time period of the planet around the sun is directly proportional to the cube of the average distance between planet and, नहीं आया समझ में? जो किसी भी प्लैनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस प्लैनेट के एवरेज दूरी के क्यूब के। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना वंश? हाँ हाँ, कांस्टेंट के लिए टी बाय आर कांस्टेंट नहीं है, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब कांस्टेंट। एग्जैक्टली। चलिए भाई छोड़िए, आ जाइए। कोई 20 नहीं बोर्ड पे देखो, ऐसे मैं छुट्टी कर दोगे काउंट करूंगी, बिल्कुल इतने बजे ही करूंगा। अरे सुनो, चलो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए जितना ज्यादा कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। हम कल भी हमारी क्लास है, हम कल कंटिन्यूएशन में इसको आगे बढ़ाएंगे। कल तक ये मान लीजिए कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट डेप्थ सब खत्म कर लिया ना, तो मतलब 60% से ज्यादा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये मान के चलिए कि अभी चैप्टर हो चुका है 25% खत्म, चैप्टर बड़ा नहीं है, 25 हो चुका है, 25% खत्म हो चुका है, 1/4 चैप्टर कैपलर्स लॉ ही होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए क्या कहते हैं न्यूटन्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स के ग्रेविटेशन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या मानना है भाई न्यूटन्स का? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी टू बॉडीज ऑफ यूनिवर्स will attract each other with a force which is directly proportional to their masses and inversely proportional to चलिए भाई चलिए क्लास, ओए भाई इधर देखो, ये बड़ा बढ़िया इन्होंने लॉ दिया। इन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज, अंकित प्रिंस ध्यान सुनना मेरी लाइनों को, देखना कि कितनी हद तक वो लाइनें सही लगती हैं आपको। इस यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज, आप भी बॉडीज हैं कि नहीं बताइए? आप भी बॉडीज हैं, मैं भी बॉडीज हूँ, है ना? और ये पंखे उनके सब बॉडी, हर चीज बॉडी। सो एवरी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। इनका कहना था इस यूनिवर्स की हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। समझो मेरी बात को, है ना? हर दो बॉडीज मतलब कि कोई भी दो बॉडीज है, एक का मास बोलो कितना है m1, एक का मास बोलो कितना है m2, और यहां पर ये जो दूरी है इनकी बोलो कितनी है सेंटर टू सेंटर, मान लो r है, सेंटर टू सेंटर दूरी बोलो कितनी है r। तो इनका कहना था कि एवरी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। हर दो बॉडीज इस यूनिवर्स की बोलो एक दूसरे को बोलो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। आपको कभी ऐसा महसूस हो रोड पे चल रहे थे, एक तरफ दूसरी बॉडी अट्रैक्ट हुई, ऐसे करके दूसरे चले गए, हुआ ऐसा कभी? नहीं हुआ। अट्रैक्शन, अरे समझो ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होना चाहिए, वैसा वाला अट्रैक्शन नहीं किसी के पीछे पीछे हो लिए अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात हो रही है। तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि भैया बिना इच्छा के भी उसकी तरफ भैया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मजबूर कर रहा है अट्रैक्ट होने के लिए? लेकिन न्यूटन्स कहते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्लास सुनिए, इन्होंने कहा कि ऐसा होता है। अब कैसे होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि मैंने ये पाया कि इस दुनिया की कोई भी दो बॉडीज ले लीजिए, इस दो बॉडीज में आप लोग ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, बच्चों ध्यान सुना करो यार ये चीजें। अर्थ का मास खुद मान लीजिए m है, और इसके ऊपर कोई भी जो बॉडी रखी हुई है वो स्मॉल m मास की है। आशीष क्या लिखी जा रहा है? लिखवा भी नहीं रहा, छोड़ दो उसको, घर पे लिख लेना यार। अर्थ ये रही भाई, आशु सबको इंडिविजुअल नाम बोलूंगा तो भाई 5 मिनट लिखने लग जाएंगे। अर्थ का मास कैपिटल M है, इस बॉडी का मास स्मॉल m है, इनके बीच की कुछ दूरी है जो भी अर्थ का रेडियस होगा बेसिकली आप जो जानते हैं कैपिटल R। ये भी अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती एक दूसरे को, है ना? अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट करती है, बॉडी अर्थ को अट्रैक्ट करती है। सारी बातें इन्होंने देखी और इन्होंने एक बड़ी जरूरी चीज पाई,
इन्होंने कहा कि इस बॉडी पे, समझना बच्चों, इसको तुम ज्यादा ना अर्थ के हिसाब से जल्दी समझते हो। एप्पल गिरा था तो एप्पल का मास कम था, इन्होंने पाया कि एप्पल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम लगा। लेकिन वहीं कोई अगर एप्पल की बजाय कोई तरबूज गिरता तो उसके ऊपर क्या होता है वैसे, कहते हैं न्यूटन ही मर जाता। अबे नहीं, तरबूज गिरने का, तुम तो भाई बिल्कुल उल्टा सोचते हो। तरबूज का मास ज्यादा है, मैं इस रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तरबूज, या तरबूज गिरेगा कैसे, तरबूज तो बेल में लगता है सर। अरे किसी की छत पे लग रहा है, तरबूज की बेल छत पे लगी, ऊपर से गिर रहा है, गिर सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर एप्पल गिरा तो उन्होंने पाया फोर्स कम लगा, और तरबूज गिरा तो फोर्स ज्यादा लगा। कद्दू गिरा तो भैया और ज्यादा लगा, है ना। कितनी ज्यादा बड़ी चीज गिर रही है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा बोलो क्या, फोर्स। तो इन्होंने पाया कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है बोलो किसके ऊपर, मासेस के ऊपर। m1 के ऊपर भी और बोलो क्या, m2 के ऊपर भी। समझना बच्चों, ओए ध्यान सुनो, वो वाली बात पे भी आएंगे कि आपको बेसिकली क्यों फोर्स महसूस नहीं हो पा रहा एक दूसरे के बीच में, अभी हमें क्यों महसूस नहीं हो पा रहा, बल्कि हम भी यूनिवर्स की ही दो बॉडीज है और हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं लग पा रहा, इस बात की बात करेंगे। सो लेकिन इन्होंने क्या पाया, कोई भी दो बॉडीज है, मैं इवन कहता हूं कि यहां पर ये मोबाइल है और ये चीज है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ये पाते हैं कि जितना ज्यादा बड़ा फोर्स हो, जितना ज्यादा बड़ा मास होता है, उतना ही ज्यादा बोलो क्या होता है, फोर्स। इन्होंने करके देखा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, मास को डबल करा, इन्होंने पाया फोर्स भी डबल हो गया। इन्होंने दूसरे मास को डबल करा, फोर्स पाया, इन्होंने डबल हो गया। 3 गुना करा, फोर्स 3 गुना हो गया। इसका मतलब क्या है बोलो, अगर मास को बढ़ाने पर फोर्स उतना ही गुना बढ़ जा रहा है, इसका मतलब रिलेशन बोलो कैसा है, डायरेक्ट है। रिलेशन बोलो कैसा है, समझना नहीं आ रही बात, समझने। मास बढ़ाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स में पाता हूं उतने ही गुना बढ़ जाता है, इसका मतलब रिलेशन बोलो कैसा है, डायरेक्ट है। दूसरी चीज सुनो, इन्होंने पाया कि मान लेते हैं कि दो बॉडीज के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और देखना जरा ये बहुत जरूरी है, देखते कितने बच्चे इसको एक बारे में कैच कर लेंगे। कोई दो बॉडीज थी, एक बॉडी दूसरी बॉडी ये रही। अरे बॉडीज भैया ऐसे मान लो जैसे एक अर्थ है, एक ब्लैक होल है, अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को, होता है, ब्लैक होल भी तो खींच रहा है ना। सुनिए मेरी बात को, दो बॉडीज हैं, उनके बीच की दूरी मान लो 1 यूनिट है। कितनी यूनिट है बोलो, 1 यूनिट है। अभी इनके बीच का फोर्स 100 है, कितना है बोलो। जैसे ही इन्होंने दूरी बढ़ा के 1 की बजाय 2 यूनिट करी, कितनी करी बोलो, तो इन्होंने पाया कि फोर्स जो है कम। अरे दूरी बढ़ने पर फोर्स कम होता है, दूरी बढ़ने पर फोर्स, जब कोई चीजें दूर होंगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट अब कम कर पाएंगी, पास होंगी तो अट्रैक्ट बोलो। तो आपने ये पाया कि जब दूरी हो गई दुगनी, तो मैंने पाया फोर्स हो गया कम। फोर्स क्या हो गया, लेकिन फोर्स 50 न्यूटन नहीं हुआ, आधा नहीं हुआ, फोर्स हो गया 25 न्यूटन। कितना हो गया बोलो। इससे क्या सेंस निकल के आता है, इससे क्या सेंस निकल के आता है कि अगर दूरी को मैं दुगना कर दूं तो फोर्स तो कम हो रहा है, लेकिन कम भी आधा नहीं हो रहा सर, 1/4 हो रहा है। 2 टाइम्स करने पर 1/4 हो रहा है। क्या सेंस निकल के आता है, लक्षित क्या निकल के आता है सेंस। मैंने बोला कि मैंने दूरी बढ़ाई, चलो पहले सुनो, मास बढ़ाया, मास बढ़ाया। मैंने बोला कि 1-1 किलो की चीज को मैंने अट्रैक्ट करा के देखा, 1-1 किलो की चीज को अट्रैक्ट करा के देखा, कुछ फोर्स लग रहा था, मान लो 100 लग रहा था। जैसे ही किसी मास को बढ़ाया, 2 kg कर दिया, इसको 1 kg रखा, फोर्स बढ़कर 200 न्यूटन हो गया। इसका मतलब किसी भी मास को बढ़ा देने से, जितना गुना मास बढ़ाऊंगा उतना गुना बोलो क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाता है। इसका मतलब फोर्स मास के बोलो कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन जब मैंने दूरी को बढ़ाया तो मैंने पाया फोर्स कम हो जाता है। फोर्स क्या होता है, इसका मतलब फोर्स का रिलेशन दूरी के साथ बोलो कैसा है, इनवर्स है। दूरी के साथ बोलो कैसा है रौनक, दूरी के साथ जो फोर्स है बोलो कैसा है, इनवर्स है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने दुगना करा तो फोर्स मेरा 1/2 टाइम्स नहीं हुआ, आधा नहीं हुआ। मैंने 2 टाइम्स दूरी करी और मेरा फोर्स 1/4 टाइम्स हो गया। इसका क्या मतलब है, किसी चीज को 2 टाइम्स करो लेकिन रिजल्ट मिलेगा 1/4 टाइम्स। इसका मतलब नीचे बोलो क्या हो रहा है, आर का स्क्वायर। आर का बोलो क्या, समझे नहीं मेरी बात को, नहीं समझे ना भाई विशेष भाई। पहले 100 न्यूटन का फोर्स था 1 यूनिट की दूरी पे, अब दूरी बढ़ाकर तूने कर दी 2 यूनिट। और भाई ये तो पता है कि दूरी बढ़ेगी तो फोर्स बोलो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फोर्स कम ऐसे लग रहा था कि 100 का 50 होना चाहिए, बट 100 का कितना हो गया, 25 न्यूटन। मतलब दूरी कितनी कम होगी, 1/4। दूरी बढ़ाई तुमने दुगनी और फोर्स कितना कम हो गया, फोर्स कितना कम हो गया, 1/4 हो गया। इसका मतलब किसी चीज को 2 टाइम्स करो लेकिन रिजल्ट 1/4 मिले, इसका मतलब बोलो क्या है कि वो नीचे है एक तो, नीचे है एक तो, और उसका बोलो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो। इन सारी बातों को मिलाया तो तुम लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आर स्क्वायर के बोलो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में भाई, है भाई। ये ग्रेविटेशनली प्रूव करके देखेंगे न्यूटन से चीजें, कैसे बोलो। उन्होंने मासेस को बढ़ा बढ़ा के देखा होगा, उन्होंने पाया ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रही है। उन्होंने दूरी को बढ़ा के देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। और घट भी कैसे है, दूरी को दुगना करते हैं तो फोर्स आधा नहीं होता, 1/4 होता है। दूरी को तिगना करते हैं तो बताओ कितना होता होगा, 1/9 हो जाता है, 1/। तो ऐसे किसी को 3 गुना करा और वो 1/9 का रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब एक तो उल्टा है भाई, रेसिप्रोकल में।
और ऊपर से स्क्वायर भी हो रहा है, क्योंकि 3 गुना आर को करने पर 1/3 नहीं हुआ, 1/9 हुआ। इसका मतलब बोलो आर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बना, बोलो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई में बोलो क्या, आर स्क्वायर। लेकिन एक चीज और उनको दिख रही थी, क्या, सुनिएगा भाई, यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, वो क्या है बच्चों, सुनिएगा, ये भी सुन लीजिए कि जी कहां से आता है। इस जी की जो वैल्यू है ना, वो होती है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ए, बातें करने के लिए नहीं बोला यार, आप लोग बिल्कुल चुप रहा करिए। 6.67 इन 10 की पावर -11, ये कहां से है वो सुन लीजिए। इन्होंने क्या करा, कोई भी दो मासेस लिए, एक m1 मास लिया, एक m2 मास लिया, मान लो एक लिया इन्होंने 5 kg का, एक लिया इन्होंने 10 kg का, इसके बीच में दूरी इन्होंने कुछ ले ली 5 मीटर की। फॉर्मूला था m1 m2 बाई में बोलो क्या, आर स्क्वायर। देखना कैसे अंदाजा लगता है कि जी का वैल्यू कितना है। इन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस लिए कि कुछ कुछ मासेस लिए और कुछ कुछ दूरी ली, और कैलकुलेशन करी, बोलो किसकी, m1 m2 बाई में किसकी, बोलो आर स्क्वायर की। ध्यान देना भाई, m1 m2 बाई में किसकी, बोलो मास पुट करा m1 का, मास पुट करा m2 का, दूरी पुट करी r की, और एक वैल्यू मिली, और एक वैल्यू मिली, वो मान लो वैल्यू आपको मिल गई, मान लो 100, कितनी मिल गई बोलो। ऐसे इन्होंने एक और केस लिया, उसमें सारे मासेस पुट करे, दूरी पुट करे, कुछ वैल्यू मिल गई। हर बार इन्होंने पाया, हर बार इन्होंने पाया कि जो प्रैक्टिकली जो वैल्यू उनको मिलती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो इससे मैच ही नहीं कर रही। मतलब जो कैलकुलेशन m1 m2 बाई में आर स्क्वायर से आती है, जो भी कैलकुलेशन m1 m2 बाई में आर स्क्वायर से आती है, प्रैक्टिकली दिखने वाला जो फोर्स होता है वो उसके बराबर नहीं आ रहा। वो फोर्स हमेशा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 गुना ज्यादा आता है इस वाली वैल्यू से। समझे मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आपने कोई भी दो मासेस लिए, कुछ दूरी ली और कैलकुलेशन करी m1 m2 बाई में आर स्क्वायर की। आपको लगा कि फोर्स आना चाहिए भैया 100 न्यूटन, कितना आना चाहिए बोलो इस कैलकुलेशन 100, लेकिन 100 नहीं मिल रहा था। कितना मिल रहा था बोलो, इससे 6.67 इंटू 10 की पावर कितना, -11 गुना। इतने गुना मिला। ये कैसे मिला? प्रैक्टिकली चेक कर लिया कि कितने से अट्रैक्ट कर रहे हैं, 100 से अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। कितने से अट्रैक्ट कर रहे थे, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 टाइम्स ऑफ 100 से अट्रैक्ट कर रहे थे। एक और दोबारा लिया आपने, दोबारा कुछ मासेस लिए कि क्या पता कुछ गलती कर रहा हूं मैं, आपने कुछ दोबारा मासेस लिए, यहां पर ले लिया 10 kg, यहां पर ले लिया आप लोगों ने 20 kg, फिर कुछ दूरी ली, फिर कुछ दूरी ली मान लो 2 मीटर की, फिर दोबारा कैलकुलेशन करी, बोलो किसकी, m1 m2 बाई में क्या, आर स्क्वायर। आपने सारी वैल्यूज पुट करी, मास मास आर सब कुछ पुट करा, इस बार आंसर आया मान लो 200। कितना आया बोलो? आपकी कैलकुलेशन कह रही 200 आना चाहिए, प्रैक्टिकली जाके देखा 200 नहीं आ रहा था। 200 से कितने गुना आ रहा था, वही 6.67 इंटू 10 की पावर क्या, -11 गुना। इससे क्या समझ में आता है कि भैया जो तुम्हारा m1 m2 बाई में आर स्क्वायर है वो ठीक तो है फॉर्मूले में, लेकिन हमारे आंसर इसके बराबर नहीं आते। इससे हमेशा कितने गुना आते हैं बोलो, g गुना आते हैं। कितने गुना आते हैं बोलो, g गुना। इससे एग्जैक्ट फॉर्मूला बोलो क्या बना, g टाइम्स ऑफ m1 m2 बाई में क्या, आर स्क्वायर। और ये पूरे यूनिवर्स में ऐसा ही लगता है, किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में जो m1 m2 बाई में आर स्क्वायर का कैलकुलेशन आता है ना, जो एग्जैक्ट फोर्स मिलता है वो इतना नहीं मिलता, इससे g गुना ज्यादा मिलता है, कैपिटल G गुना ज्यादा मिलता है। मतलब कि 6.67 इंटू 10 की पावर -11 टाइम्स मिलता है। किसका बोलो, m1 m2 बाई में आर स्क्वायर का। समझ नहीं आ रहा सर, नहीं आया ना समझ में? पक्की बात श्योर है कि कैपिटल G कहां से आया होगा? तो इनका दिमाग ये कह रहा था कि मेरे को तो भाई बहुत क्लियरली लग रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सब बच्चे बोलो, दोनों बॉडीज के मास पे, हायर द मास इज हायर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूरी अगर ज्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो भी कम ऐसे नहीं होता कि दूरी को मैंने दुगना करा तो आधा हो गया, नहीं सर, दूरी को दुगना कर रहे थे तो 1/4 हो रहा था। इसका मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा, मतलब आर का स्क्वायर आएगा। मतलब फोर्स बिल्कुल प्रोपोर्शनल था किसके, m1 m2 बाई में क्या बोलो, आर स्क्वायर। लेकिन फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू इससे मैच नहीं हो रही थी। फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू किससे मैच हो रही थी, जितनी भी इसकी कैलकुलेशन होती है इससे हमेशा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट आ रहा था। तो हमने बोल दिया फॉर्मूले में फिक्स कर दो बच्चों, क्या, कैपिटल G टाइम्स ऑफ m1 m2 बाई में क्या, आर स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया सर समझ में? तो ये वाली बात आप समझ लीजिए। आप देखो, पहली बात अपने दिमाग में एक चीज बिल्कुल फिट करो इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में भी ये पीछा नहीं छोड़ेगा भाई। तो मान लो कि इस दुनिया में कोई भी दो बॉडीज है, आप हो, मैं हूं, पेंसिल है, पेन है, ब्लैक होल है, अर्थ है, मून है, कोई भी चीज है, सबकी मासेस है ना, और हर दो बॉडीज के मास उनके बीच की कुछ दूरी है, तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। सब बच्चे बोलो कितने फोर्स है, G टाइम्स ऑफ m1 m2 बाई में आर, G टाइम्स ऑफ m1 m2 बाई में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कर रही है सर। चलो अभी अगर मैं आपसे ये निकालूं कि मुझे, वैसे अब बात कर लेते हैं, मुझे बेसिकली अर्थ थियरी, मुझे अर्थ जो है कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, सब बच्चे, मुझे अर्थ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, सोचने वाली बात है। कितने से कर रही है? तो आप कहेंगे सर आप कहां पर हो, आप यहां पर हो,
मेरा मास कितना है 70 kg। भाई मैं भी तो एक बॉडी हूं, अरे मैं M1 बॉडी हूं, ध्यान देना क्लास। और अर्थ दूसरी बॉडी है, इसका मास बोलो क्या है, कैपिटल M। इसका मास होता है बच्चों इतना। कहीं सर ये फिक्स कैसे हो सकता है? फिक्स नहीं होता, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं होता इस वैल्यू से। मतलब कि अर्थ का मास कितना है सब बच्चे बोलो, 6 × 10⁻24 kg। अर्थ इतनी भारी है। ओ भाई ये वैल्यू समझ रहे हो, करोड़ में 7 जीरो होती हैं, ये 24 जीरो हैं। इतनी भारी है, अर्थ को अगर पूरा तोलने के लिए किसी उस पर रख दे तो कितना कितना भारी वजन है अर्थ का, इतना। चलो भाई, हाँ नहीं वो एक अलग चीज है, वो कैलकुलेशंस अलग तरीके से होगी, लेकिन वैल्यूज इतनी ही है इसकी, एग्जैक्ट इतनी है। दूसरी बात मेरी और अर्थ की दूरी कितनी है? कहेंगे 0। अर्थ पे तो खड़े हो, 0 नहीं है। एक बात तुम मुझे बताना जरा, एक बात बताओ, अगर मुझे दिल्ली से पंजाब की दूरी नापनी हो तो मैं कैसे नापूंगा? कि दिल्ली की बाहर की बाउंड्री से पंजाब की बाहर की बाउंड्री नापूंगा? ऐसे नहीं होता। दिल्ली के सेंटर से पंजाब का सेंटर, ऐसे तो दूरी नापी जाएगी, सेंटर से ही तो नापोगे ना। नहीं आ रही बात समझ में? किसी चीज की दूरी, चलो बताना जरा इसकी दूरी क्लास, इस पेन की दूरी इस पेन की दूरी से नापनी है, कैसे नापोगे? क्या इनके इस छोर से इस छोर को नापोगे, या इसके सेंटर से इसके सेंटर को नापोगे? सर सेंटर टू सेंटर नापोगे। क्या नापोगे? सेंटर टू सेंटर। तो मुझे बताइए अर्थ का सेंटर कहां पर है क्लास? अर्थ का सेंटर ये रहा। और भैया देखो, हम अर्थ के मुकाबले इतने छोटे हैं कि हमारे को हमारा सेंटर कंसीडर करने की जरूरत है। सिर्फ अगर मैंने अर्थ के सेंटर से अपनी दूरी ले ली तो इनफ है, दूरी पता लग गई। जरा मुझे बताओगे कितनी दूरी होती है? तो ये होती है बच्चों 6400 किलोमीटर। कितनी होती है बोलो? अर्थ का जो रेडियस है, मतलब अर्थ को अगर डिग करते हुए जाओ, यहां से गड्ढा करते हुए जाओ, तो अर्थ के सेंटर पर कितनी देर में पहुंचो, कितनी दूरी के बाद पहुंचोगे? 6400 किलोमीटर। ऑल्दो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ किलोमीटर के बाद लावा स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर इज बियॉन्ड 10,000 डिग्री सेल्सियस, वहां पर आपको सब मेल्ट हो जाएंगे, कोई बॉडी बचेगी नहीं, कोई मटेरियल ही नहीं जो वहां पर टिक सके, सब कुछ मेल्ट हो जाता है वहां पर। तो मुझे बताइए जरा, वैसे रेडियस बोलो कितना है? 6400। तुम मुझे बताओ क्या क्या तुम्हें मिल गया? अरे क्या क्या मिल गया? M1 मिल गया, M2 मिल गया, दूरी मिल गई। अरे यार क्या हो गया, नहीं मिले क्या? दोनों बॉडीज का मास मिल गया। तुम सबके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। दूरी मिल गई, बोलो क्या लगेगा? फोर्स। कितना फोर्स लगेगा सब बच्चे बोलो, कितना फोर्स लगेगा? G M1 M2 बाई में बोलो कितना? R²। सर फिलहाल के हिसाब से बोलेंगे G का वैल्यू 6.67 × 10 की पावर क्या? ओ भाई तुम्हें समझ में आ रहा है? बोलो कितना? 6.67 × 10 की पावर बोलो क्या? -11। M1 बोलो कितना? 70। और M2 बोलो कितना? डिवाइड में बोलो क्या? 6400 किलोमीटर नहीं बच्चों, मीटर में रखेंगे, केजी में रखा मास की यूनिट को, इसको रखेंगे मीटर में बच्चों, मीटर में। मुझे बताना जरा रेडियस, ये जो आर है 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कितना लिखूंगा? 6400 इंटू में कितना आएगा बोलो? 1000। साइंटिफिक नोटेशन में आप लोग इसको लिख सकते हो 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर्स। बोलो कितना आएगा? 6.4 × 10 की पावर 6 का स्क्वायर। मुझे बताओ जरा, कुछ ना कुछ फोर्स का वैल्यू आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे यार समझो मेरी बात। तो हमें खींचता तो है अर्थ, अर्थ ही तो खींच के बैठा है, इसीलिए तो जा नहीं पा रहे कहीं पर भी, छलांग मार के कहीं और पहुंच जाते। यही है क्यों? अर्थ एक बहुत अच्छे बहुत बड़े फोर्स से हमें अट्रैक्ट कर रहा है। तो इतने कुछ फलाना न्यूटन का बेसिकली मुझ पे बोलो क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा होता तो क्वेश्चन में एक बात बोली, लॉ में एक बात बोली है, एवरी 2 बॉडीज इन दिस यूनिवर्स विल अट्रैक्ट। मतलब सिर्फ अर्थ मुझे इतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करती, मैं भी अर्थ को इतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करता हूं। लेकिन जब कहीं से मेरे को अगर गिरना होगा तो अर्थ ही मुझे अट्रैक्ट करेगी, मैं अर्थ को ऊपर नहीं बुला सकता। है कि नहीं? कि तुम सोचो कि मैं गिर रहा हूं तो भैया मेरे पास भी तो वही चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन से कहा था बराबर फोर्स से मैं भी अट्रैक्ट करूंगा अर्थ को, तो मैं नीचे क्यों जाऊं? अर्थ को ऊपर बुला लूंगा। अर्थ का मास ज्यादा है। संजना ने बोला अर्थ का, शायद मैंने ये बात आप लोगों को न्यूटन थर्ड लॉ के वक्त भी बताई थी कि दोनों बॉडीज पे सेम फोर्स लगने का मतलब ये नहीं है कि दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन आएगा। ओ भैया दोनों बॉडीज पे सेम फोर्स लगने का मतलब ये नहीं कि दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन आएगा। जिसमें आप गन शूट करते हैं, बेसिकली गन चलाते हैं, तो बुलेट पे भी उतना ही फोर्स लगता है, गन पे भी उतना ही फोर्स लगता है, लेकिन बुलेट बहुत तेज आती है और गन पीछे कम आती है, कम धीमे आती है। ऐसा क्यों भाई? दोनों पे फोर्स सेम है, लेकिन जिसका मास हल्का है उसको एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा, जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन। तो कहीं ना कहीं फोर्स दोनों के एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बोलो? सेम। कोई आगे से ये बोले ना अर्थ सिर्फ हमें अट्रैक्ट करती है, नहीं भाई, सिर्फ एप्पल अट्रैक्ट नहीं हुआ था अर्थ से, अर्थ भी एप्पल से उतना ही अट्रैक्ट हुई थी। लेकिन भैया एप्पल में मोशन आ गया, अर्थ में मोशन क्यों नहीं आया? सिंपल सा फंडा है भैया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू, ओ भाई मास इंटू, और एक्सेलरेशन बोलो क्या होता है? फोर्स बाय में क्या? भले ही दोनों के ऊपर फोर्स सेम हो, अरे मुझ पे भी फोर्स उतना ही है, अर्थ पे भी फोर्स उतना ही है,
अर्थ ने मुझे खींचा, मैंने अर्थ को खींचा, लेकिन सिर्फ गिरा मैं। क्यों भाई? क्योंकि जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन, और जिसका मास बहुत ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन बहुत। तो इसका मास इतना बड़ा है कि जिस फोर्स से हम इसको खींचते हैं ना, वो फोर्स इसको हिला भी नहीं पाता। लेकिन जिस फोर्स से हमारे को अर्थ खींचती तो उतनी फोर्स है, लेकिन हमारा मास बहुत कम होता है, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम नीचे ही दबाते हैं। अरे नहीं आया समझ। इसलिए आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल अट्रैक्ट बराबर फोर्स से करते हैं, लेकिन मोशन सिर्फ हमारे में आता है बिकॉज हमारा मास कम है और उनका मास बोलो, अर्थ का मास बोलो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो मूव नहीं करती कभी भी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों ऐसा है कि ब्लैक होल सबको निकले जा रहा है भाई? ब्लैक होल जो होता है आपके अर्थ के मास से भी लगभग 10 लाख गुना ज्यादा भारी है, 10 लाख गुना ज्यादा भारी अर्थ के मास से। अब अर्थ के मास से भी 10 लाख गुना ज्यादा भारी है, तो अब समझ लो कि अर्थ बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अर्थ के सामने हैं, तो हमारी अर्थ ब्लैक होल के सामने है। समझे मेरी बात को? सन भी लगा लीजिए कि कई लाख सन मिलेंगे तब जाके बनेगा वो। समझो इस बात को। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो होते हैं, अब ब्लैक होल्स के मास बहुत ज्यादा है। सुनिएगा जरा, इधर भाई, ब्लैक होल का मास बहुत ज्यादा है। सन तो ऐसे, अर्थ तो हमारी बिल्कुल बच्ची सी है, उसके आगे। तो ये अर्थ को खींचेगी, अर्थ उसको खींचेगा। लेकिन मुझे बताओ जरा, खींच कौन जाएगा बोलो? अर्थ, क्योंकि अर्थ का मास कम है। खींच तो हम भी रहे ब्लैक होल, ब्लैक होल बहुत भारी है, बहुत मोटा आदमी, हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। लेकिन हम बच कैसे रखे? फिर बच कैसे गए? ब्लैक होल इतना भारी है तो अर्थ को खींच के नहीं पाया, बहुत दूर है। हमारा जो एक्चुअली जो बेसिकली अर्थ का हम बोल सकते हैं पोजीशन है, हमारे आसपास कोई भी ऐसा ब्लैक होल नहीं है जो बेसिकली हमें इस तरीके से अट्रैक्ट कर सके। हमारी दूरी इतनी ज्यादा है, हालांकि हमारा सिस्टम मूव करता है आपको पता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमारी अर्थ कभी भी ब्लैक होल के इतना नजदीक नहीं जा पाएगी कई सालों तक कि हम बेसिकली उसके अंदर जा सके। लेकिन समहाउ अगर अर्थ की दूरी ब्लैक होल से क्या होने लग जाए, कम होने लग जाए, तो डेफिनेटली एक टाइम आएगा जब दूरी कम होने के बाद वो इतना अट्रैक्ट करेगी कि अर्थ उसके अंदर ही समा जाएगी। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो ये ब्लैक होल भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही रीजन है, नहीं है? बस में एक लास्ट बात करूंगा बच्चों, एक क्लास मुझे देखो भाई, एक चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स पे सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? दूसरी बात बताओ भाई, एक क्लास प्लीज यार, अब बात ये वाली कर लेते हैं। सर मैं ये खड़ा, मेरा दोस्त ये खड़ा, हमें तो महसूस नहीं हुआ आज तक हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, बल्कि हम भी यूनिवर्स की दो बॉडीज है। ठीक है भाई, अभी महसूस कराते हैं आप लोगों को। आप लोगों को क्यों महसूस नहीं हो रहा? उसका कारण है, आप जरा बताओ, ये आप M1 बॉडी है और ये वाली बॉडी कौन सी बोला? M2 बॉडी, और ये अर्थ है। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे सोच गए क्या हुआ है। आप क्या है भाई? अर्थ क्या गए? यही तो है ना आप लोग, यही तो है ना आप लोग। अब आप जरा मुझे बताना, यहां पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक अर्थ लगा रही है आपके ऊपर, एक लगा रहे हैं भाई, अर्थ लगा रही है ऐसे करके, हाँ दो तरफा है मान लेते हैं, अर्थ ने आप पे लगाया, आपने अर्थ पे लगाया, लेकिन मान के चलिए आपके ऊपर ही कुछ एक्सेलरेशन आने वाला है। और एक फोर्स इधर भी लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप जरा थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास। किसके डायरेक्टली होता है? और जब खुशीदर, जब आप इन दोनों के फोर्स की बात करेंगे तो मासेस का प्रोडक्ट कैसा होने वाला है? 60 इंटू 70, 60 इंटू 4200 जी। अरे समझो मेरी बात को, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी M1 M2 बाय में क्या? दूरी को ज्यादा कंसिडर मत करो, चलो दूरी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है अभी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। आप ऊपर का प्रोडक्ट देखो मास का, इधर M1 इंटू M2 करो, कितना आएगा बोलो? 70 इंटू 60, 4200 जी, 4200 जी आएगा न्यूमरेटर में। इधर बताओ, इसका मास इंटू उसका मास, बताओ 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 60, देखो तो सही। अरे छोड़ो 360 भी, मैं कह रहा हूं सीधा 10 की पावर 24 जी पकड़ लो, वो था तुम्हारा 4200 जी, ये है 10 टू द पावर 24 जी। अरे समझे नहीं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो अर्थ का फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, अर्थ का फोर्स जो मुझ पे लग रहा है, वो इतना ज्यादा है कि हमें हमारे एक दूसरे के बीच का फोर्स महसूस, क्योंकि हम जिस बॉडी के इन्फ्लुएंस में है ना, उसका फोर्स इतना ज्यादा है कि हमारे को हमारे बीच का फोर्स महसूस। बट समहाउ कि अगर अर्थ जैसी बॉडी से हम अलग हो जाते हैं तो हमारे बीच में भी क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमें महसूस होगा, डेफिनेटली महसूस होगा। सिर्फ एप्पल नहीं गिरा है, समझ रहे बात को? सिर्फ एप्पल पे नहीं लगा है, सब पे लगा है। हम दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट वो फोर्स हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारे बीच में लगने वाला फोर्स है वो बहुत कम है, और अर्थ जो हमारे पे फोर्स लगा रही है वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है सर? उसका M1 मास बहुत ज्यादा है सर, M2 चलो भले ही कम है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, तो प्रोडक्ट में तो एक भी ज्यादा हो गया तो बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो F1 F2 इतना ज्यादा है ना कंपैरेटिवली F3 से, कि आपको F3 वाला फोर्स कभी भी महसूस होता ही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ बच्चे ऐड कर सकते हैं, सर इधर दूरी भी तो ज्यादा है। अरे भाई दूरी का क्या दूरी कितनी है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर भी कर दोगे नीचे 10 की पावर 12 ही तो आएगा मैक्सिमम। अरे नीचे R स्क्वायर कर दोगे तो भी कितना आएगा? 10 की पावर
और नीचे 10 की पावर 12 इसमें तुम लगा भी दोगे यार, सोचो ना, 10 की पावर 12 तुम नीचे लगा भी दोगे, काट भी दोगे, तो भी तो ऊपर 10 की पावर 12 जी आएगा ना, जो कि इसकी वैल्यू से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। समझो, इसलिए मैं दूरी को काउंट नहीं कर रहा, ये सिर्फ समझने के लिए है, किसी को ऐसे लिखना नहीं है, ये चीज सिर्फ समझने के लिए है। बताओ क्यों हमें एक दूसरे का फोर्स महसूस नहीं हो रहा? सोचो सोचो सर, क्योंकि हमारे बीच में लगने वाला फोर्स कंपैरेटिवली इतना लो है कि जो अर्थ हमारे पे फोर्स लगा रही है वो बहुत हाई है, तो हमें हमारे बीच का फोर्स महसूस नहीं हो रहा। तो एक बात तो भैया पक्की हमें समझ में आ गई कि दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, आप सब बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाय में क्या r स्क्वायर। बट सर दिस फोर्स इज क्वाइट वेरी स्मॉल, ये फोर्स बहुत छोटा है। अगर तुम्हें कभी कैलकुलेट भी करना हो ना, 1 मीटर दूर खड़े हो जाओ, 1 मीटर दूर खड़े हो जाओ, बोलो कितना आएगा समझ बताओ जी। एक बॉडी का मास 60 kg, एक बॉडी का मास 70 kg, डिवाइड बाय में बोलो क्या, एक का स्क्वायर। अरे दो आदमी खड़े हैं 1 मीटर दूर, मन करा आज निकाल लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितने से अट्रैक्ट करते हैं, निकाल लिया 60 इंटू 70 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। कुछ कहेंगे सर 4200 जी, अरे भैया 4200 जी में तुम जी को भूल गए क्या? जी तो बहुत ही छोटा वैल्यू है, 6.67 इंटू 10 की पावर क्या -11। अरे भैया 10 की पावर -11। अब तुम सोच रहे हो वैल्यू 0.00000 करके कुछ आएगी, मतलब कि दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता जरूर है, बट ये क्वाइट बहुत स्मॉल होता है न्यूटन के अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जी ही बहुत छोटा है, तो जी जब बहुत छोटा है 10 की पावर -11, तो वैल्यू तो बहुत छोटा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आई बात समझ में? तो ये फोर्स महसूस नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब अर्थ के साथ अट्रैक्शन महसूस होती है तो बहुत ज्यादा होती है, दिखता भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है। अच्छा बताओ, जब मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो मुझ पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मैं किसी और प्लेनेट पे जाऊंगा तो वो प्लेनेट मुझे जब अट्रैक्ट करेगा तो सेम फोर्स लगेगा, अलग लगेगा? अलग, क्योंकि उस प्लेनेट का मास अलग होगा, मेरा मास भले ही उतना है, उसका रेडियस भी अलग होगा, तो फोर्स भी क्या होगा, अलग होगा। बस आप ये मान के चलिए कि इस यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज है वो एक दूसरे को बोलो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है विद द फोर्स ऑफ जी m1 m2 बाय में क्या r। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? देख लो एक बार इसको, कोई डाउट है? एक क्वेश्चन करके दिखा दो बस, फिर भेज रहा हूं। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, मुश्किल नहीं दिया, बहुत इजी दिया है। बिल्कुल, छुट्टी है इसके बाद। अभी बच्चों इसी को चला लो। चलो भाई जल्दी बोलो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दो बॉडीज m1 m2 मास की कुछ दूरी से सेपरेटेड थी, कह रहे कि अगर दोनों बॉडीज की दूरी को आधा कर दिया और दोनों के मासेस को दुगना कर दिया तो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? सी ऑप्शन। जल्दी देखिए भाई, दो बॉडीज क्या, एक m1 और एक दूरी बोलो कितनी, सब बच्चे बताओ कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? बोलो भाई बोलो। हाँ भाई रौनक, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि दो बॉडीज का मास अगर m1 m2 है प्रिंस, दूरी r है, तो बोलो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? जी m1 m2 बाय में क्या r स्क्वायर। अब उसने क्या कहा, हमने कुछ बदलाव करे, बोलो क्या क्या बदलाव करे? हमने मासेस को कितना कर दिया, बोलो इसको 2m1, इसको भी बोलो कितना 2m2, इसको दूरी को बोलो कितना कर दिया r/2, कितना कर दिया बोलो
दूरी कर दी आधी, मास कर दिए दुगने, नया फोर्स कितना आएगा? तो नया फोर्स कितना आएगा सब बच्चे? अगर ये F1 है तो ये F2 है, तो G तो सेम रहेगा। अरे G तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सेम रहेगा। बोलो मास पहले वाले का कितना? बोलो 2m1, दूसरे का मास, दूरी अब r नहीं है, बोलो कितनी है? r/2, उसका स्क्वायर करेंगे। अरे यार नहीं आ रहा समझ, बिल्कुल नकली क्वेश्चन है भाई, ज्यादा देर नकली डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है? बोलो कितना आएगा? 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 g m1 m2 डिवाइड बाय आ जाएगा r²/4, 4 ऊपर जाएगा 16 गुना में g m1 m2 बाय में r², जो कि पहले वाला फोर्स है। इसका मतलब बोलो कितना आ गया सर? फोर्स 16 गुना बढ़ जाएगा। कितने गुना? बोलो बच्चे इसको वर्बली कर सकते थे, कैसे? दोनों मासेस दुगने हुए, तो मासेस तो डायरेक्ट रिलेशन में थे, एक 2 टाइम हुआ, दूसरा भी 2 टाइम हुआ, तो रिजल्ट कितना होगा? 4 टाइम। कितना होगा बोलो? और दूरी को आधा करा, अब आधा करा तो फोर्स बड़ा होगा, और आधा गुना नहीं, मतलब बेसिकली समझते हैं आप, नीचे आधा करा है तो वो ऊपर जाके, समझ रहे बात? स्क्वायर हो रहा है। अरे भैया नीचे आधा करा है तो स्क्वायर होने से कितना हो गया? 1/4, और 1/4 का 4 कहां जाएगा? ऊपर। तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, 16 गुना रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दूरी घटाने पर फोर्स बढ़ता है और मास बढ़ाने पर भी फोर्स बढ़ता है। तो दोनों हर सारे के सारे फेवर फैक्टर्स के बढ़ने को लेके थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो गाइज 1 मिनट की बात है, सुनिएगा कि सारी बातें तुम लोगों को आती है कि नहीं आती, एक बार बस देख लीजिए। अगली क्लास में एक बात ध्यान रखना, कल छुट्टी मत करना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट और एट डेप्थ। मैं आपको बता रहा हूं एक डेरिवेशन पक्की आएगी, पक्का मतलब बिल्कुल पक्का लगा लेना कि एक डेरिवेशन 3 से 4 नंबर के अंदर आप लोगों को मिलने वाली। किसकी? बोलो जो कल कराऊंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। छुट्टी मत करना। चलो सब बच्चे तो भाई जियोसेंट्रिक थ्योरी डन। किसने दी थी को बताएगा? टॉलमी ने। इसके बाद बोलो कौन सी थी? हीलियोसेंट्रिक। कौन सेंटर पे है? कौन सेंटर पे है? सन सेंटर पे है। चलिए इसके बाद मुझे बताओ जरा फटाफट से, एक होगी जियोसेंट्रिक, एक होगी हीलियोसेंट्रिक, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कैपलर्स लॉ। ओए इधर भाई बोलो, पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सेकंड लॉ बोलो, तीसरा बोलो, सारे लॉ याद हैं? बोलो पहला क्या कहता है? पहला कहता है इलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे प्लैनेट्स, और कहां पर सन होगा? फोकस पे। सेकंड क्या कहता है? बोलो सर इक्वल इंटरवल में इक्वली एरिया स्वैप होगा, चाहे अर्थ दूर हो, चाहे प्लैनेट दूर हो, चाहे बोलो क्या हो पास हो, बस पास में आके स्पीड बढ़ा लेगा, इक्वल एरिया स्वैप कर देगा। मान से नहीं आया समझ में? टाइम पीरियड वाला बोलो लो क्या कहता है? टी स्क्वायर इज ऑलवेज के टाइम्स ऑफ द बोलो क्या? आर की। क्लियर है कि नहीं? जितनी ज्यादा दूरी होगी प्लैनेट की उतना ज्यादा बोलो क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। और अगली चीज बोलो हमने क्या पढ़ी है बच्चों? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ध्यान रखना बच्चों, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर ही ना हम नेक्स्ट क्लास में बहुत कुछ करने वाले हैं। फॉर्मूला बोलो क्या था इसका? बोलो एफ जी m1 m2 बाय में क्या? इसने क्या बोला जरा बताओ? कोई भी दो बॉडीज अगर कुछ दूरी पे सेपरेट है इस यूनिवर्स की, उनके मासेस m1 m2 है, तो वो एक दूसरे को बोलो क्या करेगी? अट्रैक्ट। ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता, हमेशा बोलो क्या होता है? तो अट्रैक्ट ही करती है बॉडीज हमेशा। कितने फोर्स से? बोलो m1 m2 बाय में r² के g टाइम्स, m1 m2 बाय में r² के जितना भी इसका कैलकुलेशन है उससे g गुना ज्यादा फोर्स से बोलो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। g का वैल्यू याद करेंगे 6.67 10 की पावर -11। जितना बोर्ड पे लिखा हुआ सारा का सारा आता है कि नहीं आता? लगभग मान के चलो 35% चैप्टर खत्म हो गया, बाकी कल 60-70 तक पहुंचा देंगे। क्लियर है? जाओ।